मार्केट से, तो उसकी कैपेसिटी होगी 5 किलोवाट की, 10 किलोवाट एंड सो ऑन, मैक्सिमम जो पावर ये जनरेट कर सकता है। लेकिन एक्चुअल जो प्लांट जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी इक्वल टू द मैक्सिमम कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर। अगर 1 ईयर की एनर्जी की हम बात करें, फॉर इंस्टेंस एक कोल फाइड पावर प्लांट है, 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम फाइंड करना चाहें कि हाउ मच एनर्जी इट विल प्रोड्यूस इन 1 ईयर, तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8760। ये मैक्सिमम एनर्जी है जो ये पावर प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। इन मेगावाट आवर में एनर्जी आ जाएगी 1000 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाई 8760 में आवर्स। So you will get the energy output of the power plant in 1 year। लेकिन जो एक्चुअल जो पावर प्लांट होते हैं, एक्चुअल कंडीशंस भी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, विजिबल है। अच्छा ठीक है, विजिबल है ना? तो एक्चुअल जो पावर प्लांट है उनकी एनर्जी आउटपुट, जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी आउटपुट है उसके बराबर नहीं होती। फॉर इंस्टेंस एक कोल फाइड पावर प्लांट है, मे बी for 65% of the time during 1 year it produces energy। बाकी आपके पास जो 35% ऑफ द टाइम है उसमें उसको आप शट डाउन करते हैं मेंटेनेंस के लिए, या इसमें कोई मसला आता है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल जो एनर्जी जनरेट कर सकता था उसका ओनली 65% ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, टोटल जो एनर्जी जनरेट कर सकता था। इज इट क्लियर? यस सर। एक मिनट, कोई लॉग इन हुआ था मेरे ख्याल में। ओके, बस स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। नहीं, ये जो है स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर, नज़र आ ओके, रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी है उसको अगर नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करें, जो एनर्जी आती है वो जरूरी नहीं कि वो इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हो एनुअल बेस पे। एक विंड टर्बाइन है फॉर एग्जांपल, अगर इसकी 2 मेगावाट कैपेसिटी है जो ये पैदा कर सकता है एनर्जी, तो इन 1 ईयर हाउ मच एनर्जी इट विल प्रोड्यूस? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8760, इतनी पैदा कर सकता था ये अगर ये कंटिन्यूसली पूरा साल चलता रहे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि विंड इज इंटरमिटेंट, ठीक है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। तो साल के कुछ टाइमिंग्स में विंड होगी और कुछ टाइमिंग्स में नहीं होगी। जो एक्चुअल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये उससे कम होगी। सोलर पार्क है कोई, जिस तरह हमारा भावलपुर का सोलर पार्क है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनुअल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो 1000 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाई 8760 आवर्स, तो ये टोटल इन मेगावाट आवर्स में एनर्जी आएगी। ये भागलपुर का सोलर पार्क जो है इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसकी एनर्जी हमेशा ऑफ कोर्स, अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो दिन में कोई 4 5 6 घंटे, 8 घंटे के लिए there is sun, after that for maybe for 15 hours there is no more sun, so it will not operate, it will not produce any energy। so पावर प्लांट का जो कैपेसिटी फैक्टर है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि what friction of energy a power plant is producing in 1 year। okay, so of the total energy that it could produce। तो पावर प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर की डेफिनेशन हमने लिखी, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो एक कोल फाइड पावर प्लांट है, एक की कैपेसिटी 50% है, दूसरे की कैपेसिटी 60% है। दोनों की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, लेकिन उनका कैपेसिटी फैक्टर एक का 50% है, एक का 60% है। तो इसका मतलब है कि जो 60% वाला पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 60% है, ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कम होने का मतलब ये है, अगर किसी पावर प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर कम है तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल कि इसकी एफिशिएंसी कम, हालांकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, लेकिन कम प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि शायद इसकी कैपेसिटी और इसकी जो एफिशिएंसी है, it might have poor efficiency, it might have more problems, or
इसकी जो मेंटेनेंस के इश्यूज है इसके ज़्यादा हैं, साल में बहुत सारा टाइम इसको आपको बंद करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, तो इसका मतलब है कि ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो लेट अस टेक 5 मेगावाट का एक विंड टर्बाइन की मिसाल ले लेते हैं, और इट प्रोड्यूसेस पावर एट एन एवरेज ऑफ 2 मेगावाट्स। 5 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, लेकिन अगर हम एवरेज पावर की बात करें पूरे साल की, तो ये 2 मेगावाट टोटल पावर, ये एवरेज पावर इसकी 2 मेगावाट है, तो इसका कैपेसिटी फैक्टर हमारे पास 40% होगा। लेकिन अगर 5 मेगावाट का आपके पास अगर कोई गैस टरबाइन है फॉर एग्जांपल, अगर इसको पूरा साल चलाते हैं, क्योंकि अगर आप गैस इसको प्रोवाइड करते रहे तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे भी आप चला सकते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उसका कैपेसिटी फैक्टर हमेशा काफ़ी हाई होगा। मेंटेनेंस के लिए आप बंद कर देंगे ऑफ कोर्स, तो इसका कैपेसिटी फैक्टर गैस टरबाइन का मे बी 70%। हालांकि गैस टरबाइन और ये जो विंड टरबाइन है दोनों की कैपेसिटी तो सेम है, लेकिन उनकी एनर्जी जो प्रोड्यूस, एक्चुअल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनमें डिफरेंस होगा। जो यूएस के जो पावर प्लांट्स है उनके कैपेसिटी फैक्टर्स, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का 62% एवरेज कैपेसिटी फैक्टर, डिफरेंट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स वहाँ पे हैं, उनका वो एस्टिमेट करते हैं कि हाउ मच एनर्जी दे कुड प्रोड्यूस एंड हाउ मच एनर्जी दे एक्चुअली हैव प्रोड्यूस्ड। तो उनका जो कैपेसिटी फैक्टर है यूएस के जो पावर प्लांट्स है 62% कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का है। पेट्रोलियम के हैं जिसमें आप डीजल इस्तेमाल करते हैं, दूसरे फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स जो हैं उनका जो कैपेसिटी फैक्टर है के बेस पे जो पावर प्लांट्स है आपके पास, उनका कैपेसिटी फैक्टर 7% है, बहुत लो है। इसका मतलब है जितनी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे तो उसका ओनली 7% उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इसकी वजह क्या है लो होने की? उसकी वजह ये है कि ये जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स में जिन पावर प्लांट्स को हम चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इनको सिर्फ हम उस टाइम पे चलाते हैं जिस टाइम पे हमारी पीक आवर डिमांड होती है। मसलन शाम के वक्त कोई 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जब हमारी पीक डिमांड अकर होती है, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त हम ये चलाते हैं क्योंकि उनका फ्यूल एक्सपेंसिव है। बाकी ड्यूरिंग द डे, बाकी टाइम पे आप समझ लें कि ये इनको हम ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी टाइमिंग्स पे आपने उनसे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन अगर इसको हम 24 आवर बेसिस पे अगर हम कंप्लीटली चलाते रहते तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन जनरली ये जो पेट्रोलियम बेस्ड जो हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं उनको चूंकि हम पीक आवर्स पे चलाते हैं तो उनका कैपेसिटी फैक्टर बहुत कम होता है। नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनका 24% है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का हम देखते हैं कि उनका कैपेसिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, 86% है, 90% हो सकता है। इसका मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं जो पूरे साल में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे उसका 90% प्रोड्यूस करते हैं, 86% प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अमेरिका की स्टैटिस्टिक्स हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ये जितनी इनकी कैपेसिटी है उसका कोई 38% एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा तरबेला है, मंगला है, तरबेला की कैपेसिटी अब तो उन्होंने इन्हांस की है, लेकिन कुछ साल पहले इसकी कैपेसिटी कोई 3478 मेगावाट थी। ये मैक्सिमम जो पावर ये प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हमारे तरबेला का है, बंगला का है, इनको हम उस वक्त when there is water in the river we generate electricity in the winter for example, वाटर की क्वांटिटी कम होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में आपने देखा होगा कि हेड जो है वाटर की क्वांटिटी लेक में कम हो, डैम के पीछे कम हो, तो इसका मतलब है कि उसका हेड भी कम होगा। सर्दियों के मौसम में तकरीबन आप समझ लें कि ये हमारा मंगला का तरबेला का पावर प्लांट है, ये आप तकरीबन कोई 1500 मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी पावर प्रोड्यूस नहीं करता। इस पे तकरीबन 1500 मेगावाट पे चल रहा होता है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हमारा जो मंगला का पावर प्लांट है ये में भी 500, इसकी कैपेसिटी है कोई 1000 मेगावाट है, लेकिन सर्दियों में ये कोई 500 मेगावाट पे चल रहा होता। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान में कि सर्दियों के मौसम में हम तो पंखे भी नहीं चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग होती है, फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिनसे हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे होते हैं।
इसी वजह से जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकते थे उसका बहुत कम फ्रैक्शन अगर पूरे साल के बेस पे हम देखें तो ये स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे जो गिवन है ये यूएस की हैं। यूएस में कोई 38% जो एनर्जी जो प्रोड्यूस कर सकते थे उसका ओनली 38% प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से विंड है, पूरा साल विंड बहुत अच्छी स्पीड पे नहीं चल रही होती है, उसमें विंड की स्पीड में भी फ्लक्चुएशंस हैं और साल के कुछ दिनों में कुछ आवर्स में देयर विल बी नो मोर विंड। इसका मतलब है कि विंड टरबाइन, अगर आप विंड टरबाइंस, बहुत सारे विंड टरबाइंस अगर कहीं हम लगाते हैं उसको हम विंड फार्म कहते हैं। सो विंड फार्म्स की जो आउटपुट होगी उसको टोटल उस विंड फार्म की जो कैपेसिटी है उसको 8760 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एनर्जी दे कुड हैव प्रोड्यूस्ड, अगर एक विंड स्पीड से चलती जिसके लिए इनको डिज़ाइन किया गया है मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए। लेकिन जनरली कभी विंड होती है, कभी नहीं होती है, कभी ज़्यादा होती है और कभी फिर कम होती है। उनकी आउटपुट 5 मेगावाट का विंड टरबाइन है लेकिन विंड की स्पीड कम है तो वो 5 मेगावाट के बजाय इट इज़ पॉसिबल कि वो 2 मेगावाट जनरेट कर रहा है, 1 मेगावाट जनरेट कर रहा है, 500 किलोवाट जनरेट कर अपनी फुल आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि विंड टरबाइंस हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर 27% है। सोलर का देखें हमारे पास 15% है ओनली, क्योंकि सोलर जो है साल के डिफरेंट इवन ड्यूरिंग द डे एक 24 आवर के बेस में देखें तो हमारे पास कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें सन इज देयर और सन की भी रेडिएशंस जो सोलर जो पैनल्स हैं फॉर एग्जांपल जो एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो फिर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सन की पोजीशन स्काई पे किस जगह पे है। अगर एक सोलर पैनल है वो साउथ को फेस कर रहा है और सन इज इन द ईस्ट फॉर इंस्टेंस, तो सोलर अगरचे सोलर पैनल है इसकी जो कैपेसिटी है मे बी इट इज़ फॉर एग्जांपल 500 वाट है, लेकिन ये उस वक्त 500 वाट देगा जब सन्स रेडिएशंस आर फॉलिंग एट एन एंगल एट परपेंडिकुलर ऑन द सोलर पैनल, उस वक्त ये 500 वाट्स इसकी आउटपुट होगी। अदरवाइज मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग द डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ द डे, ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे, इसकी आउटपुट हमेशा जो उसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी है जो आप ख़रीद के ले आए थे उसकी कैपेसिटी उसकी आउटपुट हमेशा उससे कम ही होगी। तो इसका मतलब है सोलर अगर कहीं आप लगाते हैं, पार्क बनाते हैं, सोलर पैनल्स कहीं लगाते हैं तो उनकी कैपेसिटी फैक्टर जो है इट विल बी मे बी 15%, 20%, 10%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे अंडर बेस्ट कंडीशंस उसके मुकाबले में ओनली 15% ऑफ द एनर्जी दे प्रोड्यूस ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर कोई 58% है। देन वी हैव एक्चुअल यूज ऑफ प्लांट, उसको हम कहते हैं annual plant use factor. Annual plant use factor is defined as annual energy produced, जो एक्चुअल पावर प्लांट ने प्रोड्यूस की है। वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास लोड कर्व पता है, लोड कर्व के अगर एक्स एक्सिस में हमारे पास आवर्स में एक्स एक्सिस गिवन है वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल बी द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स प्लांट इज इन ऑपरेशन ड्यूरिंग 1 ईयर, तो इसमें और कैपेसिटी फैक्टर में थोड़ा सा ये फर्क है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक डीजल का एक जनरेटर आप खरीद के ले आए हैं 5 किलोवाट का और उसको आप शाम के वक्त चलाते हैं कोई 4 घंटे के लिए। अगर हम इसका कैपेसिटी फैक्टर फाइंड करें ऑन डेली बेसिस फॉर इंस्टेंस, तो उसका कैपेसिटी फैक्टर किसके बराबर होगा? इफ यू आर ऑपरेटिंग इट फॉर 4 आवर्स, 4 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 5 किलोवाट का है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये टोटल किलोवाट आवर में एनर्जी होगी जो इसने प्रोड्यूस की। लेकिन कितनी प्रोड्यूस कर सकता था इन 24 आवर? 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 किलोवाट, ठीक है। तो ये उसकी टोटल एनर्जी जो ये प्रोड्यूस कर सकता था, ये उसका कैपेसिटी फैक्टर हो गया। लेकिन यूज फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर में थोड़ा सा ये फ़र्क है। अब यही 5 किलोवाट का पावर प्लांट है, इसको आपने 4 घंटे के लिए चलाया, लेकिन 5 किलोवाट आउटपुट देने के बजाय इसको आप कैपेसिटी तो उसकी 5 किलोवाट थी, लेकिन इसको आपने ऑपरेट करवाया एट 4 किलोवाट पे। 5 किलोवाट एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, 4 किलोवाट पावर चाहिए थी, ठीक है। उसको 5 किलोवाट के बजाय इसको आपने 4 किलोवाट पे ऑपरेट करवाया फॉर 4 आवर्स।
इसका मतलब है जिस टाइम में इसको आपने ऑपरेशन करवाया, जिस टाइम से इसकी आउटपुट आप ले रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे जो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था, उसका कितना फ्रैक्शन बेसिकली इसने प्रोड्यूस किया, ये प्लांट का यूज फैक्टर है। जबकि कैपेसिटी फैक्टर में टोटल टाइम लेते हैं 24 आवर्स का, लेकिन प्लांट यूज फैक्टर में सिर्फ वो टाइम लेते हैं जिसमें ये ऑपरेट हुआ था। यानी ये कितना बेस्ट, जिस टाइम पे ये ऑपरेट हो रहा था, इसमें कितना इसका बेस्ट यूज था, ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा था। अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का पावर प्लांट जनरेटर है आपके पास, 4 घंटे के लिए चलाया है आपने, और ये 5 किलोवाट आउटपुट देता रहा है 4 घंटे, तो इसका मतलब है इसका यूज फैक्टर हमेशा 1 होगा, लेकिन कैपेसिटी फैक्टर इसका कम होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट तैमूर? जी सर। नो समझ आ सर, गई नहीं ये समझ बात? आया। देखिए, कैपेसिटी फैक्टर एक 5 किलोवाट का एक पावर, आपके पास एक जनरेटर है घर में, आपने शाम के वक्त चलाया, और आप समझ लें कि इसको आपने 4 घंटे के लिए चलाया, तो कितनी एनर्जी इसकी आउटपुट हो गई? इट विल बी 5 इंटू 4, 20 किलोवाट आवर इसकी एनर्जी आउटपुट हो गई। 5 किलोवाट का था, और 5 घंटे आपने इसको लेट अस से दैट यू 5 किलोवाट का था और उसको आपने 5 घंटे चलाया, ठीक है, अपनी फुल कैपेसिटी पे इसकी आउटपुट पावर कितनी हो गई? 5 इंटू 5। लेकिन 24 आवर के बेस पे अगर कैपेसिटी फैक्टर निकालना चाहें, तो कैपेसिटी फैक्टर किसके बराबर होगा? 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 24। टोटल एनर्जी कितनी जनरेट कर सकता था एक्चुअली? 5 इंटू 24 इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता था, लेकिन इसने एक्चुअल एनर्जी कितनी जनरेट की? 5 इंटू 5 25 किलोवाट आवर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन यही पावर प्लांट है, आप इसमें यूज फैक्टर की हम बात करते हैं, तो जितना टाइम ये चलता रहा है, सिर्फ उस टाइम में देखते हैं कि उस टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था और एक्चुअली इसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। 5 किलोवाट का पावर प्लांट है, इसको आपने 5 घंटे चलाया। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि इसका यूज फैक्टर है वो होगा, चूंकि 5 घंटे आपने इसको ऑपरेट करवाया था, तो 5 इंटू 5 टोटल एनर्जी जो इसने प्रोड्यूस की, इट इज 25। और ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन हाउ मच एनर्जी इट कुड हैव प्रोड्यूस्ड, दैट इज आल्सो बिकॉज इट इज यू हैव ऑपरेटेड इट 5 आवर्स, तो 5 इंटू 5, ठीक है, तो टोटल एनर्जी भी ये इतनी है उस टाइम में, ऑपरेशन के टाइम ये 25 किलोवाट आवर एनर्जी ही प्रोड्यूस, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता था, तो इसका कैपेसिटी फैक्टर 1 हो गया। लेकिन 5 किलोवाट का जनरेटर है, इसको आपने चलाया 4-5 घंटे के लिए, लेकिन इसको 5 किलोवाट आउटपुट लेने के बजाय इसकी आउटपुट ले ली आपने फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट, ठीक है, आउटपुट ये दे रहा था। तो इसका मतलब है ये ड्यूरिंग इट्स ऑपरेटिंग टाइम, जिस टाइम पे इसको ऑपरेट कर रहे थे, उस टाइम में इसने टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की? इट इज इक्वल टू, बिकॉज ये 1 किलोवाट इसकी आउटपुट थी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स के लिए आपने चलाया था, तो 5 किलोवाट आवर इसकी आउटपुट होगी। और कितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता था ड्यूरिंग व्हेन इट वाज इन ऑपरेशन? 5 घंटे के लिए चला था, और इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर कितनी थी? इट वाज 5 किलोवाट। तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 5 25 किलोवाट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, it could have produced 25 kilowatt hours of energy during its operation only. बाकी जब कैपेसिटी फैक्टर की बात करते हैं, तो इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिस टाइम पे ये कैपेसिटी फैक्टर फाइंड करते हैं, उस टाइम में वो वाला टाइम भी ले लेते हैं जिसमें ये ऑपरेट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया कि पावर प्लांट में कोई फॉल्ट आता है, साल की जो पूरी ड्यूरेशन है उसमें कोई 500 आवर्स ये अगर बंद रहता है, तो कैपेसिटी फैक्टर में वो टाइम भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन यूज फैक्टर में हम सिर्फ वो वाला टाइम लेते हैं जिसमें ये पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा है। वाज इन ऑपरेशन। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये इनमें ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी है, इस एग्जांपल को जरा अगर ये एक किताब है एक इंडियन ऑथर की, ये मैंने पुरानी स्लाइड्स उसमें से बनाई थी, तो कुछ स्लाइड्स यहाँ एग्जांपल्स उस किताब में से हैं। ये देश पांडे की बुक है, उसमें मेरे ख्याल में मैंने रेफरेंस बुक्स में उसका नाम दिया हुआ है, तो ये कुछ स्लाइड्स और कुछ एग्जांपल्स उस किताब में से भी है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, रेजिडेंशियल लोड और डोमेस्टिक लोड्स भी हैं हमारे पास, हैं जिसमें लाइट्स हैं,
फैन, स्मॉल मोटर्स, पंपिंग, कंप्यूटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, आयरन्स, इनका जनरली लोड फैक्टर 10 to 20% होता है। 10 to 20% इज दियर लोड फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर, ये जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उनके दरमियान डाइवर्सिटी फैक्टर 1.2 से लेकर 1.3 तक होता है। कमर्शियल लोड्स हैं हमारे पास, जिसमें लाइटिंग ऑफ फॉर शॉप्स है, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा है, फैंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा। ठीक है, तो इनका जो डिमांड फैक्टर ऑलमोस्ट 100% होता है। किसी शॉप में अगर लाइट्स लगी हुई हैं तो वो तकरीबन सारी की सारी जितनी उसने कनेक्शंस लिए हैं वो सारे के सारे उसने ऑन किए होते हैं। घरों में ऐसे नहीं होता है। घरों में आपने हर कमरे में एक बल्ब लगाया होता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि आपने जिस कमरे में आप रह रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफन जो यूज़ होते हैं सिर्फ वो बल्ब आप ऑन करते हैं, बाकी सारे रिमेनिंग जो बल्ब जो होते हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफ होते हैं। ठीक है, तो घरों का जो डिमांड फैक्टर होता है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन जो मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, उनमें जितना उन्होंने कनेक्शन लिया होता है, जितने बल्ब्स लगे हुए होते हैं, जितने फैंस उनमें लगे हुए होते हैं, तकरीबन वो सारे के सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनका डिमांड फैक्टर इज ऑलमोस्ट 100%। लोड फैक्टर इज 20-30%। डाइवर्सिटी फैक्टर इनका 1.1 से लेकर 1.2% तक। देन वी हैव इंडस्ट्रियल लोड्स हैं, इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं। इन सब का अपना एक डिमांड फैक्टर है, लोड फैक्टर है, उनकी कुछ देन देयर आर सम गवर्नमेंट लोड्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, एंड सो ऑन। म्यूनिसिपल लोड है जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं। देन वी हैव स्मॉल लोड और ट्रैफिक सिग्नल्स है, वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई का जो लोड है इसको हम लोड करूँ में आप कहीं भी फिट कर, इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं कि ओवरऑल लोड फैक्टर आपका इम्प्रूव हो जाए। मसलन अगर वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है, पानी जो ज़मीन से निकालेंगे पंप के जरिए, म्यूनसिपल कमेटी का जो है, उसमें अगर उन मोटरों को अगर वो भी पीक आवर्स में चलाना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आपका लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत पुअर हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी अपने सिस्टम की रखनी पड़ेगी ताकि उस मैक्सिमम डिमांड को मीट कर सके। लेकिन म्यूनसिपल जो लोड है उसको वाटर सप्लाई सिस्टम की जो मोटरें हैं उस वक्त अगर उनको पीक आवर्स के बजाय अगर उनको शिफ्ट कर दें, फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे के बाद, तो इसका मतलब है कि अब आपका ओवरऑल लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली वी कुड हैव इरिगेशन लोड्स, ट्रैक्शन लोड्स हैं, मेट्रोज हैं और रेलवे सिस्टम्स। हमारे पास भी लाहौर से खानीवाल का जो सेक्शन था, जब मैं यूटी लाहौर में पढ़ता था तो मुझे याद है कि ये वाला सेक्शन था, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन थी यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल वो ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से शहरों में बसेस चलती हैं, ऊपर केबल जा रही होती है और नीचे से बस से कनेक्शंस केबल्स के साथ टच होते हैं और वहाँ से वो बसें चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड। ठीक है, सिमिलरली बल्क सप्लाई टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं। ये बल्क सप्लाई का मतलब है जिस तरह पाकिस्तान में जो हमारा एक मेन ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है, और के इलेक्ट्रिक है कराची का। ठीक है, तो बल्क सप्लाई, अब के इलेक्ट्रिक की अपनी जो जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ कराची। तो उसके लिए कराची का जो के इलेक्ट्रिक है ये प्राइवेट सेक्टर है बेसिकली, जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द नेशनल का है। तो ये दोनों ग्रिड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर का ग्रिड के इलेक्ट्रिक और मेन जो ग्रिड है, दे आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर। सो कराची का जो के इलेक्ट्रिक की डिमांड अगर बढ़ जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, सो एक हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक डेली लोड करो है और एक फिर हमारे पास लोड ड्यूरेशन करो है। ठीक है, लोड ड्यूरेशन करो और इज आल्सो वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो उससे लोड ड्यूरेशन करो से भी हम कैपेसिटी फैक्टर भी निकाल सकते हैं, प्लांट की प्लांट यूज फैक्टर भी निकाल सकते हैं, प्लांट का लोड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा जो लोड ड्यूरेशन करो है, इसका फ़ायदा ये है कि इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारा बेस लोड पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, पीक लोड पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय बेस लोड एंड पीक लोड पावर प्लांट्स? यस सर।
ठीक है। बेस लोड पावर प्लांट्स आमतौर पे वो वाले होते हैं क्योंकि आपका जो सिस्टम है उस पे एक मिनिमम डिमांड इट इज ऑलवेज दियर। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की ग्रिड की बात करें तो इट इज पॉसिबल कि गर्मी के मौसम में भी 20,000 मेगावाट इट इज द मिनिमम डिमांड। ठीक है, 24 आवर की बेस पे अगर हम बात करें और लोड कर अगर हम प्लॉट करें तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम जो डिमांड है वो 20,000 मेगावाट है। ठीक है, मिनिमम डिमांड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेस लोड है, कोई ऐसा पावर प्लांट्स हमारे पास होने चाहिए जो 24 आवर चलते रहे, उनकी पावर को हम ज्यादा नहीं करेंगे, उनको हम फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे। ठीक है, पीक लोड पावर प्लांट। उसके बाद हम देखते हैं कि 24 आवर के बेस पे हम बात करें तो डिमांड मिनिमम से फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके बाद मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। उसका मतलब है देयर इज अ वेरिएबल डिमांड एज वेल। एक तो मिनिमम डिमांड को मीट करने के लिए जो पावर प्लांट्स होंगे हमारे पास बेस लोड पावर प्लांट्स होंगे, और उसके बाद जो पीक लोड है हमारे पास इंटरमीडिएट लोड पावर प्लांट्स हैं, और उसके बाद जो शाम के वक्त वो कोई 3-4 घंटे के लिए हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे जो पावर प्लांट्स को हम बेस लोड पावर प्लांट्स विल बी दियर कनेक्टेड विद द ग्रिड, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम 3-4 घंटे के लिए हम पीक लोड पावर प्लांट्स हैं उनको भी हम ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो पीक डिमांड जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम उनको डिस्कनेक्ट करेंगे। उसकी वजह पीक लोड पावर प्लांट्स की स्पेशल रखने की, एक तो उनका फ्यूल ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और जो पीक डिमांड और वेरिएबल लोड को मीट करने के लिए जो पावर प्लांट्स होते हैं, हर जो पावर प्लांट की जो टाइप होती है इट इज नॉट सूटेड फॉर टू मीट द लोड वेरिएशंस। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको उनकी ये है कि उनको हम हमेशा फॉर ऑल टाइम वी रन एट देयर फुल कैपेसिटी, उनकी पावर को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। कोल फाइड पावर प्लांट्स हैं, दे टेक टाइम, क्योंकि अगर आपकी डिमांड 4 बजे से 5 बजे तक अगर तेजी से चेंज होना शुरू हो जाए तो कोल फाइड पावर प्लांट्स उनकी इतनी, या तो उनको आप अपनी आपको रनिंग कंडीशन में रखें और जब भी डिमांड चेंज हो जाए, डिमांड आ जाए तो उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दें, लेकिन ऑफ कोर्स देन देयर विल बी स्टैंडिंग लॉसेस। तो पीक लोड पावर प्लांट से उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खूबी ये है कि उनको जिस वक्त आप डिमांड आना शुरू हो जाए कि उस वक्त आप ग्रिड के साथ कनेक्ट करें, तो मे बी इट विल टेक फ्यू मिनट्स दैट दे विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, और उनकी पावर को आप बड़ी तेजी से वेरी कर सकते हैं। डिमांड चेंज हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, तो जो पीक लोड पावर प्लांट्स हैं उनकी पावर को हम तेजी से रैम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सो दैट दे फॉलो द लोड, दे मीट द डिमांड। ठीक है, सो जी बेटा। सर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं ये तो बेस लोड की तरह भी काम कर लेते हैं और पीक लोड की तरह ये भी काम पीक कर लोड के लेते हैं, तो ये बिल्कुल सारे। ऐसे ही है। तो सर ये एक ही मतलब ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है? जी जी, बेस लोड कोई भी पावर प्लांट को आप बेस के तौर, मसलन इनका ये है कि बेस लोड पावर प्लांट्स हम आमतौर पे वो वाले पावर प्लांट्स भी बेस लोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिनका फ्यूल बहुत चीप है, बहुत सस्ते हैं। मसलन जब हमारे पास से तरबेला और मंगला में जब वाटर की क्वांटिटी खासकर मानसून सीजन में आपको पता है कि बहुत ज्यादा होती है, रिवर्स में टू मच वाटर इज दियर, तो उस टाइम में हमारी ख्वाहिश यही होगी कि उनको हम अपने फुल कैपेसिटी पे चलाएं ताकि मैक्सिमम एनर्जी इनमें से एक्सट्रैक्ट करें। बात समझ गए ना। लेकिन सर्दियों में पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो उसमें आप ये करते हैं, और ये जो तरबेला और मंगला, इंपॉर्टेंट थिंग इज तरबेला और मंगला के जो पावर जो डैम्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनाए गए थे, उनका पर्पस था एग्रीकल्चर, स्टोरेज ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रिसिटी उनसे जो हमें मिल रही है ये हमारे पास एडिशनल एडवांटेज है, एडिशनल बेनिफिट्स है उन डैम्स का। तो उसमें ये करते हैं कि हम स्टोर करते हैं वाटर को, और उसके बाद पीक आवर्स में फॉर एग्जांपल सारा दिन के वक्त ऑफ पीक आवर्स पे आप उनमें से पानी फ्लो नहीं, ड्यूरिंग मानसून सीजन फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज टू मच वाटर इन द रिवर, तो आप बेस लोड के तौर पे उनको चलाएं बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फ्यूल। लेकिन सर्दियों में व्हेन यू वांट टू, व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर, तो उसमें आप दिन के वक्त रिवर के वाटर को आप स्टोर करते हैं डैम के पीछे, और ड्यूरिंग द नाइट जब हमारे पास पीक डिमांड आती है तो उसमें फिर उनसे हम वाटर को फ्लो करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की भी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि
इनको हम ग्रिड के साथ कनेक्ट करके बहुत कम टाइम में इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें कि गुड लोड फॉलोअर्स हैं। वेरिएबल लोड की जो डिमांड है उसको अच्छे तरीके से ये मीट करते हैं। बेस लोड के तौर पे इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इज फ्यूल की जो कास्ट है वो बहुत कम है। अगर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इज दियर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज दियर, और इसको अगर हम बेस लोड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वी आर, अगर देयर इज ए रिवर और उसमें फ्लो है वाटर का, तो वो उसकी एनर्जी को हम ज़ाया कर रहे होंगे। तो बेस, जब पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बेस लोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब वाटर की क्वांटिटी कम है और अगर हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है, मसलन आप इस तरीके से ले लें कि जो गाजी ब्रोथा का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसके ऊपर जो हेड साइट है वहां पे बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में कोई 12 या 13 टर्बाइंस है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। ठीक है, ड्यूरिंग द डे ये जो तरबेला के मकाम से गाजी है वहां से कैनाल्स के थ्रू वाटर आता है बरोथा, समवेयर इन अटक। ठीक है, उसके कोई 4-5 टर्बाइंस हम दिन के वक्त भी चलाते हैं, बाकी जो वाटर है उसको हम फिर जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं उनमें हम स्टोर करते हैं। और रात को जब पीक आवर्स हमारे पास आते हैं तो उसमें जो हमने वाटर को स्टोर किया उनको भी हम उस वाटर को भी हम इस्तेमाल करते हैं, टर्बाइंस के थ्रू पास करते हैं, और हम सारे टर्बाइन चलाते हैं। और पीक आवर की जो डिमांड है उसको कोई 4 घंटे, 5 घंटे या 3 घंटे की, उसको भी हम इन्हीं से मीट करते हैं, रादर देन यूजिंग सम एक्सपेंसिव फ्यूल, सम जनरेटर्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके जो ऑपरेट होते हैं। सर ये पीक आवर्स इज इट रात को क्लियर? तो नहीं आते? पीक आवर्स तो सुबह जी के मैडम। वक्त नहीं होते, नहीं, मतलब दोपहर पीक 12 बजे? आवर्स जो पाकिस्तान में भी जो आते हैं ना, ये तकरीबन आप पे शाम के वक्त आते हैं। सारे लोग अपने घरों में होते हैं, सब टीवी देख रहे होते हैं, कुकिंग की एक्टिविटी चल रही होती है, सारे बल्ब्स ऑन होते हैं। अगर घर में है तो एसीज ऑन होंगे, गर्मियों का मौसम है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में इट इज़ पॉसिबल कि जब घर वापस आते तो हीटर्स ऑन होंगे। तो आम तौर पे जो पीक आवर्स, आप अपने कमरे की देखें, आप अपने कमरे में आप रात को 10, 11, 12 बजे के बाद आप सो जाते हैं, सुबह के टाइम पे उठते हैं तो मे भी आप शायद बल्ब भी लाइट होती आप ऑन नहीं करते होंगे, शायद इस्त्री करने के बाद उसके बाद आप निकलते होंगे अपने कॉलेज की तरफ। लेकिन शाम को कोई 5-6 बजे जाएंगे, अपना कंप्यूटर आप ऑन करेंगे, फैन है तो उसको ऑन करेंगे, एक दो बल्ब्स हैं तो उनको ऑन करेंगे, और शायद कोई आपका कोई और इंस्ट्रूमेंट आपके कमरे में पड़ा हो उसको भी ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग्स होते हैं, मेस आपका शाम को 5 से लेकर, अगर प्यास के लोड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्यास में भी मेस का जो टाइमिंग्स है वो भी कोई 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक, इसमें सारे बल्ब्स ऑन होंगे एंड सो ऑन। तो तकरीबन अगर कंट्री लेवल पे भी अगर देखें तो अगर पूरे कंट्री की भी लोड करो हम प्लॉट कर सकते हैं, पूरे कंट्री की डिमांड इन 24 आवर्स में क्या है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि तकरीबन ये जो शाम का जो वक्त होता है ये होते हैं पीक आवर्स होते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस ठीक सर। है, तो लोड ड्यूरेशन कर्व का एक फायदा ये भी है कि इससे फिर हम फाइंड कर सकते हैं कि बेस लोड पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट लोड पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और पीक लोड पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। सो इसको इस तरीके से समझ लें, लोड कर्व बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन देती है। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल टाइम को मैं 100% लेता हूं, आपसे पूछूं कि ये जो कैपेसिटी डिमांड जो है 5 किलोवाट या उससे ज्यादा जो डिमांड सिस्टम में रही है, कितने परसेंट ऑफ टाइम के लिए रही है? मसलन 10% ऑफ द टाइम द डिमांड ऑन द सिस्टम वाज 5 किलोवाट, 5 किलोवाट एंड मोर। ठीक है, डिमांड ऑन द सिस्टम फॉर 10% ऑफ द टाइम इट वाज 2 किलोवाट आवर एंड मोर। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को जब हम प्लॉट करते हैं, यानी आप उसमें टाइम देखते हैं, उसमें जो आपको एक्स एक्सिस पे टाइम भी हो सकता है और परसेंटेज ऑफ टाइम भी हो सकता है, और वाई एक्सिस में फिर हमारे पास इक्वल और मोर की डिमांड होती है। इज इट क्लियर? तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं अगली फिगर में, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास लोड कर्व है। लोड कर्व से फिर हम लोड ड्यूरेशन कर्व भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये लोड कर्व है। अब यहाँ पे ये ए आपको नजर आ रहा है? ए ये कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी सर, नज़र आ रहा है।
कर्सर नजर आ रहा है, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। ए हमारे पास डिमांड है, लेकिन अगर इस ए का जो यहाँ से ए, इस ए और इस ए के दरमियान जो लेंथ है, ये जो लाइन लगाई है, डॉटेड लाइन लगाई, इसकी लेंथ में भी A1 या इसको एक्स का नाम दे दें, ठीक है। ये एक ड्यूरेशन है, एक्स ड्यूरेशन, और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 24 आवर है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में इतने, ये फॉर एग्जांपल ये ए और ए के दरमियान जो लाइन है, इसकी लेंथ, ये नीचे आप देखें कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं, और ए के दरमियान जो लाइन है, स्केल के मुताबिक अगर ये 2 आवर्स का स्केल है, ये ए और ए के दरमियान जो लेंथ है लाइन की, तो इसका मतलब है कि ये 2 आवर्स, इस 2 आवर्स जो पूरे 24 आवर्स में जो डिमांड थी वो ए से ज्यादा थी। फॉर हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स। डिड यू गेट माय पॉइंट, या समझ नहीं आई? आ गया समझ। ठीक है, 2 आवर्स, सर रिपीट कर। 24 आवर्स में जो डिमांड थी, इट वाज इक्वल और मोर देन ए, ठीक है। कितने घंटे, देखिए यहाँ ए और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं एक्स का नाम दे दूं तो ये नंबर ऑफ आवर्स होंगे ना, एक्स आवर्स होंगे, ठीक है। एक्स आवर्स में, फॉर एक्स आवर्स द डिमांड वाज इक्वल और मोर देन ए। यहाँ पे ए जो लिखा है, ए को अगर मैं इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस में अगर देखूं तो बेसिकली ए जो हाइट है, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड है। इसका मतलब है कि 2 घंटे, पूरे 24 आवर्स में 2 घंटे जो डिमांड है वो ए या ए से ज्यादा रही। चले इसको हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। फिर नीचे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, देखें बी, बी की ये जो डॉटेड लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये जो B1 जो लिखा है, ठीक है, ड्यूरिंग दीज मेनी आवर्स द डिमांड वाज इक्वल और ग्रेटर देन बी। यहां पे ये देखें, ये वाला जो है डिमांड बी से ज्यादा है ना, इज इट क्लियर? B1, during the time B1 the demand was equal or greater than B. Did you understand my point? ये देखें B, Yes. ये जो मैं शो कर रहा हूं, during an interval time of B1, ठीक है, डिमांड B के इक्वल या उससे ज्यादा थी। और फिर यहां पे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग टाइम B2, यहां से लेकर यहां तक ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें भी डिमांड बी या बी से ज्यादा थी, इस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि B1 प्लस B2 टाइम ड्यूरेशन में, इतने पूरे 24 आवर में, ठीक है, B1 प्लस B2 आवर्स में जो डिमांड थी ये B से ज्यादा थी। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। यस सर। ठीक है, यानी 24 आवर के बेस पे अगर हम बात करें तो टोटल B1 प्लस B2 आवर्स, इतने घंटे जो डिमांड थी, इट वाज इक्वल और ग्रेटर देन B थी। इज इट क्लियर? तो इसको फिर आप दूसरी साइड पे आपने यहाँ पे ये देखें, ये जो उसने A लिखा हुआ, A1 लिखा हुआ है, ये डिमांड A है। दूसरी साइड पे अगर लोड ड्यूरेशन करो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे A लिखा हुआ है, A डिमांड है, और A1, इसमें जितनी डिमांड है उसको हम A1 फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद B प्लस B1, ये जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है जिसमें डिमांड B या B से ज्यादा थी, तो यहाँ पे B प्लस B1 और उसमें हमने ये डिमांड लिखी है इसकी, ठीक है। तो इसको हम देख के हम कह सकते हैं कि फॉर ड्यूरिंग 20, अगर इसको हम मैं समझ लूँ कि B प्लस B1 इज इक्वल टू 12 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग द होल डे the demand was equal or greater than B for 12 hours. Did you get my point? Similarly, अगर मैं C की बात करूं यहाँ नीचे, तो हम देखते हैं कि जो डिमांड was equal or greater than C for 100% of the time. Did you get my point? क्योंकि यहाँ पे देखें C जो डिमांड है, ये मिनिमम डिमांड है सिस्टम पे फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो 24 आवर्स में जो मिनिमम डिमांड जो थी आपकी सिस्टम पे, ये हमारे पास C थी। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिमांड वाज इक्वल और ग्रेटर देन C फॉर 24 आवर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास, इसको हम प्लॉट करें तो ये हमारे पास एक फिगर बन जाएगी, और यहाँ से फिर हमें जो C है
इस प्लाट को जो लोड ड्यूरेशन करो, यहाँ से देख के हम विजुअली देख के हम बता सकते हैं जो मिनिमम डिमांड है आपकी हमारे पास सी है, और उसके बाद पीक डिमांड। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स द पीक डिमांड विल बी दियर। देखें ये जो डिमांड है परसेंटेज ऑफ टाइम ये चेंज हो रहा है, उस पर डिमांड भी चेंज। फॉर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टाइम डिमांड इज इक्वल ग्रेटर देन सम गिवन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर 6 आवर्स, ठीक है, डिमांड वाज इक्वल और ग्रेटर देन ए और बी के दरमियान कोई वैल्यू है, ठीक है, ऑलमोस्ट समवेयर हियर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जो पीक आवर्स हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पीक आवर्स हैं 6 घंटे के हैं, और उसमें जो पावर प्लांट जो हम ऑपरेट करवाएंगे उसकी कैपेसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब पीक आवर्स आ जाएंगे तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो कैपेसिटी का पावर प्लांट होगा उसको हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे और ये 6 घंटे चलेगा। ठीक है, एक आगे एक एग्जांपल है, उसको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रीट है, यहाँ पे तो लोड करो जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब ये है कि आप ये देखते हैं, एवरेज करते हैं जो डिमांड है, पहले घंटे कितनी डिमांड थी उसका एवरेज आपने निकाला, फिर 24 यहाँ पे आप देखें आवर्स ऑफ डेज की बात करते हैं। ठीक है, पहले घंटे जो है डिमांड थी वो हमारे पास ये थी, दूसरे घंटे हमारे पास डिमांड ये थी 2 मेगावाट थी। यहाँ पे ये डिमांड जो है यहाँ पे भी उसने लिखा है। ठीक है, इसको हम प्लाट करें तो लोड करो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो इसको अगर हम रीऑर्डर करें, मैक्सिमम डिमांड को अगर शुरू में ले आए और उसके बाद फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको प्लाट करें तो व्हाट वी गेट इज दिस, और यहाँ से फिर हमारे पास इस तरह की हमारे पास एक लोड ड्यूरेशन करवा जाएगी। सो हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ से समझ आ जाएगी। ठीक है, एक द फॉलोइंग लोड्स आर सप्लाइड बाय स्टेशन ड्यूरिंग 1 वीक फॉर द टाइम्स शोन। ये डे 1 है, जो डे 1 है उसमें लोड जो था वो 1000 किलोवाट था। ठीक है, फॉर 4 घंटे के लिए डे 1, पूरे वीक की हम बात करें, डे 1 में 1000 किलोवाट था 4 घंटे के लिए, 5000 किलोवाट था फॉर 3 आवर्स, 500 किलोवाट था फॉर 8 आवर्स, क्योंकि ये लोड फ्लक्चुएटिंग लोड है। ठीक है, 3000 किलोवाट था फॉर 4 आवर्स और 2000 किलोवाट था फॉर 5 आवर्स। ये डे 1 का है। इसकी लोड कर्व को भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ। सिमिलरली डे 2 की जो लोड कर्व है, डे 2 की जो डिमांड है, ये 2000 किलोवाट डिमांड थी 3 आवर्स के लिए, 4000 किलोवाट डिमांड थी फॉर 4 आवर्स। ठीक है, और 1000 किलोवाट डिमांड थी फॉर 6 आवर्स एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, पूरे वीक का। अब हम लोड करो प्लॉट करना चाहते हैं वीकली बेसिस पे, तो उसके लिए हम एक टेबल जनरेट करेंगे। हम यहाँ पे टेबल पे देखें, उसने लिखा है 6000 फॉर हाउ मेनी आवर्स। नाउ वी विल पोज अ क्वेश्चन, लोड ड्यूरेशन करो को प्लॉट करने के लिए, फॉर हाउ मेनी आवर्स द डिमांड पूरे वीक में, फॉर हाउ मेनी आवर्स द डिमांड वाज इक्वल टू 6000 किलोवाट और मोर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6000 किलोवाट यहाँ पे है, ये फॉर 1 आवर, पूरे वीक में 1 घंटा ऐसा था जिसमें हमारी डिमांड 6000 किलोवाट इक्वल टू 6000 किलोवाट और मोर। अगर मोर होती तो वो नंबर ऑफ आवर्स भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरे टेबल में हम देखते हैं कि ओनली फॉर 1 आवर इन 1 वीक द डिमांड वाज 6000 किलोवाट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आवर्स इन वीक इज 1, फॉर 1 आवर द डिमांड वाज इक्वल टू, लोड की जो डिमांड थी या लोड था ये 6000 किलोवाट के इक्वल या उससे ज्यादा था, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द होल वीक। ठीक है, तो होल वीक में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, 168 आवर्स होते हैं। तो अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो 0.505% ऑफ द टाइम, पूरे हफ्ते में सिर्फ दिस फॉर वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ द टाइम आपकी जो सिस्टम की डिमांड थी वो 6000 किलोवाट या उससे ज्यादा थी। इज इट क्लियर? व्हाट वाज द डिमांड इक्वल टू 5000 किलोवाट और अबव। आप 5500 किलोवाट आवर और अबव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6000 और 5000, 4000, 3000 एंड सो ऑन। ठीक है, सो 5000 किलोवाट और एंड अबव, उसके लिए फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ से अगर हम पूरे टेबल को सर्च करना शुरू कर दें तो 5000 किलोवाट यहाँ पे है फॉर 3 आवर्स, एक तो ये हो गया,
और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं 5000 किलोवाट, एक यहाँ पे भी है, ठीक है। 3 + 6 हमारे पास 9 आ गया, 9 आवर्स। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी देखते हैं 3 है, 12 आवर्स। और उसके बाद ये 6 है, बिकॉज आवर क्वेश्चन इज फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम द डिमांड इज इक्वल और ग्रेटर देन 5000 किलोवाट आवर्स। तो इक्वल में तो ये सारे 5000 किलोवाट के ये सारे आ गए, और ग्रेटर में फिर ये वाला भी आ गया। तो इसका मतलब है 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, और 15 आवर्स है, या पीछे क्या है, इसमें 19 है। तो वी आर मिसिंग, और वी आर डूइंग सम मिस्टेक इन कैलकुलेशंस। 3 + 6 9 हो गया, 9 + 4 यस, 9 + 4 13, 13 + 14 15 16, 16 + 17 17 + 2 19, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर 19 आवर्स पूरे वीक में। अब हमने ये बात नहीं की कि ये फर्स्ट डे की बात नहीं की, सेकंड डे की बात नहीं की, हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं, 168 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो 168 आवर्स में कोई 19 आवर्स ऐसे थे जिसमें हमारी डिमांड थी 5000 किलोवाट और उससे ज्यादा थी, ठीक है। सिमिलरली उसको परसेंटेज की ज़बान में अगर हम बात करें तो 19 डिवाइड बाई 168 करें तो 11.3% ऑफ द टाइम, ठीक है, पूरे वीक में 11.3% ऑफ द टाइम आवर डिमांड वाज 500 किलोवाट और ग्रेटर देन दैट। अगर हम अगर पीक लोड पावर प्लांट की अगर हम बात करें और उसकी कैपेसिटी 5000 से ज्यादा हो, तो हम पीक लोड पावर प्लांट की 5000 को मीट करना या 5000 से ज्यादा कैपेसिटी को मीट करने के लिए अगर हम पीक लोड पावर प्लांट लगाएं, तो दैट पावर प्लांट विल ऑपरेट ओनली फॉर 11.3% ऑफ द टाइम। अगर ये पूरे साल का स्टेटिस्टिक्स हो, तो पूरे साल में ये 11.3% ऑफ द टाइम इट विल ऑपरेट अवर पीक लोड पावर प्लांट, ठीक है। सिमिलरली we can also find for how many hours in 1 week the demand on the system was 4000 किलोवाट आवर और उससे ज्यादा थी, तो ये 27 आवर्स है, ठीक है। सिमिलरली 3000 आवर या 3000 किलोवाट या उससे अबव की 6 है, एंड सो ऑन। ये परसेंटेज ऑफ टाइम है, तो ये परसेंट ऑफ द वीक। तो यहाँ से हम देखते हैं एक हमारे पास शेप बन गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट है, अगर हम पीक लोड पावर प्लांट की कैपेसिटी हम रखते हैं, मसलन हम चाहते हैं कि 4000 किलोवाट की जब डिमांड आए उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम पीक लोड पावर प्लांट को हम कनेक्ट करें ग्रिड के साथ। तो पीक लोड पावर प्लांट की कैपेसिटी हमें कितनी होगी, कितनी रखनी पड़ेगी, 2000 किलोवाट रखनी पड़ेगी 4000 और 6000 के दरमियान, ठीक है। बाकी टाइमिंग्स पे सिर्फ लेकिन ये जो 2000 किलोवाट की जो पीक लोड पावर प्लांट है, कितना परसेंट ऑफ द टाइम चलेगा, ये 20% ऑफ द टाइम चलेगा पूरे साल में। अगर साल की ये लोड करो, अगर साल की है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ टाइम की बात की है, परसेंट ऑफ वीक के आवर्स भी हो सकते हैं, परसेंट ईयर के भी हो सकते हैं। तो वहां से फिर हमें पता चलेगा कि ये जो पीक आवर पावर प्लांट है, ये पूरे साल में कितना परसेंट ऑफ द टाइम चलेगा, ठीक है। तो उसके बेस पे फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इतना परसेंट ऑफ द टाइम चलेगा और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो फिर इसकी जो फ्यूल की कास्ट है फॉर एग्जाम्पल, वो कितनी आएगी। इज इट क्लियर? सो लोड कर्व की, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्प इन सिलेक्टिंग प्लांट्स फॉर बेस लोड एंड पीक लोड ऑपरेशंस फॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम, और सारे फैक्टर्स भी हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा देख लें, मेरे ख्याल में किताब में मैंने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से मैंने बताई हैं, ठीक है। सो देन वी हैव लोड ड्यूरेशन कर्व की हमने बात की है। हेलो, आप लोग कनेक्टेड है ना? तैमूर? जी सर, कनेक्टेड हम। जी सर। अच्छा, ठीक है। बेस लोड है, वी हैव बेस लोड पावर प्लांट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस लोड पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं जो पूरा साल चलते रहते हैं, या फॉर बेसिकली या किसी ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, लेकिन बेस डिमांड को वो मीट करते हैं। गर्मी में जिस तरह मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात की, उसके अलावा बेस लोड पावर प्लांट्स, हम वो वाले पावर प्लांट्स हम इस्तेमाल, क्योंकि उसको आपने बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चलाना है, तो उसके लिए हम जिनका फ्यूल जो है वो वेरी चीप है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज पावर प्लांट जब रन हो रहा हो तो ऑफ कोर्स इट इज कंज्यूमिंग फ्यूल। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, कोल इज वेरी चीप,
as compared to diesel or other furnace oil and other fuels that we consume. ठीक है, पाकिस्तान में जो डीजल पावर प्लांट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, तो उसकी कास्ट मेरे ख्याल में आज से कोई 2-3 साल पुरानी बात है जो मुझे याद है, कोई मेरे ख्याल में 16 से लेकर 24 रुपीज पर पर यूनिट उसकी कास्ट पड़ जाती, 24 रुपीज तक चली जाती है उसकी। ठीक है, लेकिन बाकी जो है कोल फाइड पावर प्लांट्स है, मे बी इट इज 8 रुपीज, 10 रुपीज एंड सो ऑन। सो कोल फाइड पावर प्लांट्स आर वेरी चीप। तो आप हमेशा कोशिश आपकी यही होती है कि आपको जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है बेस लोड पावर प्लांट से, तो फिर पीक लोड पावर प्लांट्स आप चलाते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही होती है उसको कम से कम टाइम के लिए चलाएं ताकि आपकी फ्यूल की कंजम्पशन कम से कम हो। ठीक है, लेकिन बेस लोड पावर प्लांट्स बिकॉज द फ्यूल इज वेरी वेरी चीप, तो उसको फिर आप फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसको आप रन करते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट्स हैं, उनको हम बेस लोड के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पीक लोड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ये जनरली दे आर बेस लोड पावर प्लांट्स। उनकी पावर को हम ड्यू टू सेवरल रीजंस उनकी पावर को, क्योंकि पीक लोड पावर प्लांट से ये लोड फॉलोअर्स हैं, ये हमेशा उनकी पावर को आप डिमांड के इवन ड्यूरिंग 24 आवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जितनी आप प्रोड्यूस करते हैं, जितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस, देयर इज ऑलवेज बैलेंस। अगर आपके पास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है तो जितनी आपने प्रोड्यूस की है उतनी कंज्यूम हो रही है, जितनी कंज्यूम हो रही है उतनी आपने प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अगर आप प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। अगर डिमांड कम है, प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है? बिकॉज देयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज ऑलवेज बैलेंस बिटवीन जनरेशन एंड डिमांड। जब डिमांड कम हो, जनरेशन ज्यादा हो, तो जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो फिर जनरेटर की स्पीड को बढ़ाने में खर्च होती है। बढ़ाने का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी फिर उसकी जो जनरेटर का जो शाफ्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो डिमांड और जनरेशन के दरमियान जो गैप है वो फिर कहाँ जा रहा हो? तो क्योंकि एनर्जी जो ये तो नहीं होगी कि वो कोई स्पेस में मौलिक हो जाएगी। ठीक है, रादर इट विल कन्वर्ट, बिकॉज कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल रोटेट दिस जनरेटर का शाफ्ट है उसको फास्टर एंड फास्टर, ताकि जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस हुई थी वो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगी उसकी। सो बेस लोड पावर प्लांट्स हैं, उसको हम फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं। इंटरमीडिएट लोड, सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिमांड है बेस लोड पावर प्लांट्स की, जो पावर है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, बहुत कम उसमें वेरिएशंस हम डालते हैं, अदरवाइज दे ऑपरेट एट देयर फुल कैपेसिटी। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पावर प्लांट से सिस्टम्स जो हैं उनकी अगर पावर को कम ज्यादा करें, जिस तरह आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इस पे अगर आप बार बार ब्रेक्स आप इस्तेमाल करते रहें तो आपके ब्रेक्स इसके क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, तो मेंटेनेंस कास्ट आपकी बढ़ जाएगी। बहुत सारे पावर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी पावर को अगर हम कम ज्यादा करें, ठीक है, तो इसका मतलब है उनकी मेंटेनेंस कास्ट भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कास्ट है, ब्रेक को बार बार लगाएंगे, शहर में चलाएंगे, तो उसकी मेंटेनेंस कास्ट बढ़ जाती है। तो सेम थिंग हैपन्स विद द पावर प्लांट्स एज वेल। तो बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, उनको हम फिर एज ए उसकी पावर को बहुत ज़्यादा हम वेरिएशंस उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। ठीक है, सो दे आर बेस लोड पावर प्लांट्स। लेकिन ऑफ कोर्स टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पावर प्लांट्स है बड़ी तेज़ी के साथ अपनी पावर को कम कर सकते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ अपनी पावर को ज़्यादा कर सकते हैं। उनको वेरी क्विकली वी कैन कनेक्ट विद द ग्रिड, वेरी क्विकली वी कैन डिस्कनेक्ट व्हेन डिमांड इज कम हो जाए, तो उसको वेरी क्विकली हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। कोल फाइड पावर प्लांट को अगर आपने पीक लोड के तौर पे करना है तो आपको मेरे ख्याल में कोई 5-6 घंटे पहले आपने कोल को उसमें डाल के आपने स्टीम जनरेट करके आपने वेट करना है। जब आपकी पीक डिमांड आएगी तो उसको आप ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि आपकी पीक लोड डिमांड आ गई तो विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से इसको आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, आपको 5-6 घंटे पहले से इसको तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें इसको रनिंग कंडीशन में रखेंगे तो इसमें स्टैंड बाय लॉसेस भी होंगे कोल फाइड पावर प्लांट्स में। इज इट क्लियर? तो इसमें पावर वेरिएशंस कराएंगे, पावर को कम ज्यादा कराएंगे, स्टीम के प्रेशर को कम ज्यादा करेंगे,
उसकी क्वांटिटी को, फ्यूल की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करेंगे, तो इसमें फिर मेंटेनेंस की कास्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन गैस टरबाइंस हैं और ये हमारे पास फ्यूल बेस्ड जनरेटर्स जो हैं, इनकी पावर को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, इनकी पावर को बड़ी फास्ट हम इसकी पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइडियली दीज गैस टरबाइंस हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे कि मैंने आपको गाजी बरोथा की एग्जांपल दी, इसको हम एज ए पीक लोड पावर प्लांट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और बेस लोड की भी कुछ डिमांड को ये मीट करता है ड्यूरिंग द डे, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट इसको एज ए पीक लोड पावर प्लांट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साइज, हाईएस्ट स्टार्टिंग टाइम जनरेटिंग प्लांट इज आल्सो, ये कुछ चीजें हैं, ये जरा पढ़ लेना किताब से। सो देयर इज आल्सो इंटरकनेक्शन ऑफ, ये जो पावर प्लांट्स, ये नहीं होता कि आपने इस्लामाबाद के लिए कोल-फायर्ड पावर प्लांट आपने लगाया हो, ये सिर्फ इस्लामाबाद की डिमांड को मीट करता हो, लाहौर की डिमांड के लिए आपने एक अलग पावर प्लांट लगाया हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हो फॉर एग्जांपल, ये लाहौर की डिमांड को मीट कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। ये सारे पावर प्लांट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का फायदा ये होता है, अब देखें, एक हम रिजर्व कैपेसिटी की बात करते हैं। अगर सिर्फ इस्लामाबाद के लिए आपने अगर एक कोल फायर्ड पावर प्लांट आपने लगाया है, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको नॉट ओनली दैट पावर प्लांट, इसके साथ आपको कुछ रिजर्व कैपेसिटी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पावर प्लांट जो होगा मेंटेनेंस के लिए आपको शट डाउन करना पड़ेगा। मे बी जिस तरह हमने बताया था कि ये कोल फायर्ड पावर प्लांट, इवन यूएस के जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, उनका कैपेसिटी फैक्टर कितना है, 65% है। इसका मतलब है कि 65% जो एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकते थे, उसका ओनली 65% एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए आपने लगाया, तो इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे उसका ओनली 65% करते हैं। तो इसका मतलब है ये पावर प्लांट्स है, ये मेंटेनेंस के लिए कभी आप शट डाउन करते हैं, कभी इनमें कोई इश्यूज आते हैं, उनकी वजह से शट डाउन करते हैं। सो मेनी फैक्टर्स माइट बी देयर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस्लामाबाद की डिमांड को आपने मीट करना है, आपने कभी लोड शेडिंग नहीं करनी है, हर वक्त आपने एनर्जी सप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपको कोई रिजर्व कैपेसिटी आपको रखनी पड़ेगी, ताकि ये पावर प्लांट अगर शट डाउन हो गया है तो उस पावर प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा, और इंटरमिटेंट आपको पावर सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए आपको मोर इन्वेस्टमेंट यू विल नीड टू डू। एक तो पावर प्लांट है, उसके साथ उसकी रिजर्व कैपेसिटी भी आपको रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर लाहौर है, लाहौर के लिए भी आपको एक रिजर्व कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, फैसलाबाद है उसके लिए रिजर्व कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, पेशावर के लिए आपने, अगर ये सारे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अगर ये सारे आपस में कनेक्टेड है, हर एक का अपना एक 3 पावर प्लांट से पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये सारे पावर प्लांट्स ओवरऑल डिमांड को मीट कर रहे हैं। तो उसमें फिर आपको एक रिजर्व कैपेसिटी अब हर शहर के लिए अलग रखने की जरूरत पेश नहीं होगी। अब आप एक रिजर्व, ये जो तीनों को आपस में आपने एक नेटवर्क बनाया है, उसके साथ फिर आप क्या करेंगे, एक रिजर्व कैपेसिटी सिर्फ एक रखेंगे। ये नहीं होगा कि इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर सबके पावर प्लांट्स एक ही टाइम पे मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पेशावर के पावर प्लांट को आपने बंद कर दिया, तो आप रिजर्व कैपेसिटी को ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे, ये पेशावर की डिमांड को भी मीट करेगा सारे। इसी तरीके से इस्लामाबाद की अगर पावर प्लांट है, उसको आपने शट डाउन कर दिया, एक और पावर प्लांट को शट डाउन कर दिया, आपने रिजर्व कैपेसिटी को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से एक और पावर प्लांट को, इनमें से कोई भी पावर प्लांट शट डाउन होता है, तो सिर्फ अब 3 सिटीज हैं, 3 पावर प्लांट्स हैं, आपको रिजर्व कैपेसिटी सिर्फ एक पावर प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी आपको रखने की जरूरत होगी। आपको ये नहीं होगा इंडिपेंडेंट, अगर ये तीनों सिटीज हैं, तो इसका मतलब है कि हर सिटी के लिए आपको रिजर्व कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है आपकी कास्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। जबकि अगर आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ओवरऑल रिजर्व, जितनी इंटरकनेक्शन बढ़ती चली जाएगी, तो उतना आपको रिजर्व कैपेसिटी जो है वो आपको कम रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है ओवरऑल कास्ट आपकी कम हो जाएगी। यूएस है, उसका जो ग्रिड है, थाउजेंड्स ऑफ जनरेटर्स आर देयर। पाकिस्तान का जो ग्रिड है, इसमें भी हंड्रेड्स ऑफ जनरेटर्स आर देयर, दे आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर। अगर इसमें एक पावर प्लांट ग्रिड के साथ डिस्कनेक्ट होता है किसी वजह से, मेंटेनेंस के लिए बंद करते हैं, तो बाकी पावर प्लांट्स में भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो पावर प्लांट बंद किया उसकी वजह से जो कैपेसिटी कम हो गई है, उसको भी बाकी पावर प्लांट्स जो है वो मीट कर सकते हैं। तो एक तो फायदे ये हो गया। और देन अनदर एडवांटेज इज, आप जब आपका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब है
कि अगर 10,000 मेगावाट फॉर एग्जांपल डिमांड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स जो है इस्लामाबाद की लेट अस से दिस वे, इस्लामाबाद की फॉर एग्जांपल 500 किलोवाट है, पेशावर की 500 किलोवाट है, लाहौर की 500 किलोवाट है डिमांड, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहे हो तो 500 किलोवाट का जनरेटर आपको पेशावर में लगाना पड़ेगा, 500 किलोवाट का जनरेटर आपको इस्लामाबाद में लगाना पड़ेगा, 500 किलोवाट का जनरेटर आपको लाहौर में लगाना पड़ेगा, टोटल 1.5 मेगावाट, सॉरी 500 मेगावाट की हम बात करते हैं। 500 मेगावाट इस्लामाबाद, 500 मेगावाट लाहौर, 500 मेगावाट पेशावर, तो टोटल 1500 मेगावाट आपकी कैपेसिटी हो गई। तीन पावर प्लांट्स लगाए 3 सिटीज को सर्व करने के लिए, ठीक है। अगर इनको आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटी कितनी चाहिए? 1500 मेगावाट। वहां पे 3 जनरेटर्स लगाने थे 500 मेगावाट के, जबकि आपको अब लगाना पड़ेगा एक बड़ा जनरेटर लगाना पड़ेगा, दैट इज आप लगा सकते हैं बेसिकली, जिसकी कैपेसिटी होगी 1500 मेगावाट, ठीक है। तो ये हमेशा उसूल है कि अगर आप एक ये प्लाट्स जब खरीदते हैं, आप 10 मरले का प्लाट खरीदते हैं, उसकी कीमत अगर आप 20 लाख है, तो एक कनाल जो उसका डबल होता है उसकी प्राइस जो है 40 लाख नहीं होती, उसकी प्राइस होती कोई 30 लाख। अगर 500 मेगावाट का जनरेटर है, उसकी प्राइस अगर है फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट इट इज 1 मिलियन रुपीस, ठीक है। अगर 1000 मेगावाट का पावर प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसकी डबल नहीं होगी कॉस्ट, उसकी में भी 1.5 मिलियन। तो इसका मतलब है पावर प्लांट्स की कॉस्ट जो है वो जब साइज इंक्रीज होता तो उसी रेशो से पावर प्लांट की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है। तो अगर आप सारे सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है नाउ यू हैव द ऑप्शन टू इंस्टॉल वेरी बिग पावर प्लांट्स। जनरेटर्स आप लगा सकते हैं जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है पावर प्लांट पे, वो कम हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। सो इट इज पॉसिबल टू रन मोस्ट। और इसका एक दूसरा एडवांटेज, ये 2 फायदे हो गए। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो पावर प्लांट्स है इसमें बहुत एफिशिएंट है। अब सारे पावर प्लांट्स ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं। इनमें से कुछ को आपने पीक लोड के तौर पे ऑपरेट करना है, कुछ को आपने बेस लोड के तौर पे ऑपरेट करना है। तो उसमें जो पावर प्लांट्स हैं, इट इज पॉसिबल टू रन मोस्ट इफेक्टिव यूनिट्स एट हाई लोड। जो पावर प्लांट्स है जिनकी जो एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जिनकी कास्ट वो जो है फ्यूल की कास्ट बहुत कम है, ठीक है, पूरे ग्रिड के साथ सारे, क्योंकि जो जनरेटर्स होते हैं ये जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिस तरह तरबेला में है, मंगला में है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी चीप है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है चश्मे में है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है हमारे पास साहिवाल साइड पे है, ठीक है। जब इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसका फायदा ये है कि इनमें से चूंकि ये पूरे रीजन की डिमांड को मीट कर रहे हैं, तो इनमें से जो पावर प्लांट्स हैं जो हाई, जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिनकी फ्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि उनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं को ही ऑपरेट करें, उन्हीं से ही डिमांड हम मीट करें। तो इसका मतलब ये है कि उनको कास्ट, हमारी जनरेशन कास्ट कम हो जाएगी, ठीक है। और जो एक्सपेंसिव फ्यूल वाले जो हैं, जिनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है, उनको हम सिर्फ किस टाइम पे ऑपरेट करवाएंगे? ओनली ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इससे फिर रिड्यूसेस द इंस्टॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल हाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, द लोड करो ऑफ टू। एक और फायदे ये भी है, ये 3 फायदे तो मैंने बताए। एक फायदे ये भी है कि ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी भी सिस्टम की, मसलन अगर एक शहर है इस्लामाबाद, इसकी डिमांड को मीट करने के लिए मे बी 500 मेगावाट का आपको प्लांट लगाना पड़ेगा। पेशावर की डिमांड को मीट करने के लिए 500 मेगावाट के प्लांट को लगाना पड़ेगा। लाहौर की डिमांड को इंडिपेंडेंटली मीट करने के लिए तो 1500 मेगावाट। लेकिन ये अगर सारे आपस में कनेक्टेड हो तो इसका फायदा ये होता, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, लाहौर इंडस्ट्रियल सिटी है, लाहौर के लोगों की हैबिट्स थोड़ी सी इस्लामाबाद के लोगों से डिफरेंट है, पेशावर के लोगों की डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब की जो पीक डिमांड्स जो है वो एक सेम टाइम पे अगर नहीं होंगे। डाइवर्सिटी इज देयर। डाइवर्सिटी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि पहले तो पीक डिमांड इस्लामाबाद की मीट करने के लिए आपको 500 मेगावाट का आपने लगाया, क्योंकि इस्लामाबाद की मैक्सिमम डिमांड 500 थी, पिशावर की 500 थी, लाहौर की 500 थी। लेकिन जब आपने इन सबको आपस में कनेक्ट किया तो देयर विल बी ऑलवेज डाइवर्सिटी ड्यू टू जो शहर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, इंडस्ट्री है वहाँ पे, यहाँ पे लोग ऐसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोगों की हैबिट्स जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि सबकी जो पीक डिमांड है एक टाइम पे आकर नहीं होगी। पीक डिमांड ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो इसका मतलब ये है कि अब ओवरऑल जब डिमांड की बात करें तो वो हमेशा 1500 मेगावाट से हमेशा कम ही होगी। तो इसका मतलब है कि इन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटी जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो फिर थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल। अगर हम इंडिविजुअल सबके लिए अलग अलग सिस्टम लगाएं तो उन सब की अगर टोटल डिमांड को अगर हम सम करें तो वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डिमांड दैट विल बी मेट। ठीक है, व्हेन ऑल दीज डिफरेंट सिटीज दे आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इसका मतलब ये है कि जब इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हो तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम लगा सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है इंस्टॉल कैपेसिटी कम लगाने का? इसका मतलब ये है कि अब आपकी ओवरऑल जो कास्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम ये भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर किसी पावर प्लांट में फॉल्ट आ जाता है या मेंटेनेंस के लिए आप शट डाउन करते हैं तो आपके पास जो बाकी जो पावर प्लांट्स हैं उनसे सप्लाई मिलती रहती है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो आप सप्लाई करते हैं और कहीं कोई आपको लोड शेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं इंटरकनेक्शन के डिफरेंट पावर प्लांट्स को। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉल्ट इन वन सिस्टम गेट्स ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स। जैसे ये जो ब्लैकआउट्स हैं आमतौर पर सिस्टम में कहीं एक फॉल्ट, क्योंकि सारा सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, अगर कहीं एक जगह पे फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट फिर सारे सिस्टम पे प्रोपगेट होता है। उसकी वजह से फिर आप आमतौर पे जो इसमें सेफ्टी सिस्टम्स हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे आपका पूरे का पूरा जो ग्रिड है वो बैठ जाता है, आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ग्रिड के साथ इस्लामाबाद किसी वजह से डिस्कनेक्ट होता है नेशनल ग्रिड से, तो इसका मतलब है कि अब वो जनरेशन, पावर प्लांट की जनरेशन में तो कमी नहीं आई है। ठीक है, पूरा इस्लामाबाद डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब जनरेशन अब वही है लेकिन डिमांड अब क्या हो गई, कम हो गई है। जब डिमांड कम हो गई, जनरेशन को अभी जनरेशन में कोई कमी नहीं आई है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जा रही? इट गोज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट्स ऑफ आवर जनरेटर्स। उनके रोटर्स की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब है कि अब फ्रीक्वेंसी सिस्टम की क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 120F/P ये एक फार्मूला है, N इज इक्वल टू 120F/P, ये आप नोट कर लें, या F इज इक्वल टू N इंटू 120/P। ये P आर नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर, N इज स्पीड ऑफ द जनरेटर इन रेवोल्यूशन पर मिनट, और F इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर की स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर डिमांड कम हो जाए, किसी वजह से डिमांड कम हो जाए जनरेटर के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे होते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड को भी क्या कर, जनरेशन को भी कम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एब्रप्टली बहुत पूरा एक शहर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो अब द ऑपरेटिव आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, इट माइट नॉट हैव एनफ टाइम टू रिड्यूस द फ्यूल इनपुट टू द जनरेटर्स टू रिड्यूस देयर एनर्जी आउटपुट। तो इसका मतलब है अब जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो उनकी स्पीड को बढ़ाने में खर्च हो जाएगी। इसका मतलब है N इज इक्वल टू 120F/P। N बढ़ रही है तो इसका मतलब है बिकॉज P इज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर्स, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी, वी डू नॉट अलाउ फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन बैंड है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ना नहीं चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है जब वो फ्रीक्वेंसी उससे बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो सारे के सारे जनरेटर्स को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को, तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग जो प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं दे विल ऑपरेट एंड इट माइट हैपन दैट हमारा जो पूरा जो है ग्रिड है वो जो है वो बैठ जाए और ब्लैकआउट, वी माइट फेस ब्लैकआउट। ठीक है, उसके अलावा जब डिफरेंट जनरेटर्स अगर लगे हुए हैं तो फिर आपको उनकी पावर को किस टाइम पे, मसलन डिफरेंट पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, लोड कर्व्स को आपको पता है किस टाइम पे हमारी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, कौन से
किस टाइम पे हमारे पीक आवर्स आ जाते हैं, किस टाइम पे हमें किस पावर प्लांट को हमने ड्यूरिंग द डे किस पावर प्लांट को हमने ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है, किस टाइम पे कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो हमारे जो डिस्पैच कंपनी है, डिस्पैच है, कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल रूम होगा जहां से बैठ के वो इस चीज को कंट्रोल कर रहे होंगे, किस टाइम पे किस जनरेटर ने ग्रिड में आना है, किस टाइम किस जनरेटर ने ग्रिड से डिस्कनेक्ट होना है। ये लोड मैनेजमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में भी होता है, इस्लामाबाद में हमारा है, हमारा सेंटर है पाकिस्तान का। तो वो यही काम करता है कि डिफरेंट टाइम्स पे जो जनरेटर्स कनेक्ट होने हैं, किस टाइम पे किस जनरेटर ने कनेक्ट होना है, किस टाइम पे किसने डिस्कनेक्ट होना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है, लोड फ्लो ऑन हाइड्रो एंड स्टीम, एक स्टीम पावर प्लांट है। आपके पास दो ही है, एक हाइड्रो है और एक स्टीम है। हाइड्रो का फायदा ये है कि इसका जो फ्यूल है इट इज़ वेरी वेरी चीप। स्टीम पावर प्लांट है, उसका फ्यूल जो है वो एक्सपेंसिव है। स्टीम हम जनरेट करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, स्टीम हम जनरेट करते हैं, स्टीम से फिर हम टरबाइन को ऑपरेट करवाते हैं। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो हियर वी हैव, ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें हम देखते हैं कि ये जो लोड करो है, बेसिकली ये जो लोड करो ऊपर उसने शो की है, ये लोड करो है, ठीक है। व्हेन वी हैव टू मच वाटर इन आवर रिवर्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हमारे पास पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में हमारे पास मिनिमम डिमांड इस फिगर में 20 मेगावाट है। तो हम 20 मेगावाट, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको हम 24 आवर्स इसी को ही चलाते रहेंगे ताकि ये हमें जो है चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहे। लेकिन ड्यूरिंग पीक आवर्स, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की टोटल कैपेसिटी ही 20 मेगावाट, उससे ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जब पीक आवर्स आते हैं, मसलन यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इवन एट फ्रॉम द जीरो टाइम, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, और समवेयर हियर मेरे ख्याल में कोई 6-7 आवर्स लेटर, ठीक है, इट बिकम्स पीक, और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है, फिर पीक आ जाती है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो मैक्सिमम जो कैपेसिटी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की 20 है, तो उसको तो आप 24 आवर्स उसी को ही चलाते रहेंगे, फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे। लेकिन जो स्टीम पावर प्लांट है उसकी पावर को फिर आप थोड़ा सा कम ज्यादा करते रहेंगे, डिमांड बढ़ रही है, इसकी पावर को आप बढ़ाते रहेंगे, और उसके बाद डिमांड कम हो गई, इसकी डिमांड को कम करेंगे, फिर आप इसकी डिमांड को बढ़ाना शुरू करेंगे, डिमांड कम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? व्हेन वी हैव a lot of water in our rivers, गर्मी के मौसम में फॉर एग्जांपल तरबेला है, ठीक है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें, जब हमारे रिवर्स में पानी बहुत कम होता है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम स्टीम पावर प्लांट को हम 24 आवर्स हम चलाते रहेंगे बेस लोड पावर प्लांट के तौर पे। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और हम एज्यूम करते हैं कि एक छोटी सी स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स जब हमारे पास डिमांड कम है, ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर टू हियर, तो उसमें हम फिर पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो स्टोर हमने किया है, जब डिमांड से कम जितनी हम जनरेट करते हैं उसमें इतना पानी को फ्लो करवाते हैं जितना हमें हमारी डिमांड है, ठीक है। बाकी वाटर उसके पीछे स्टोर होता रहता है, ठीक है। सो वी हैव द स्टोरेज कैपेसिटी, सो ड्यूरिंग पीक आवर्स उसमें से ज्यादा पानी फ्लो करवाते हैं। सो बेसिकली विद द फ्लो ऑफ वाटर। जी बेटा। सर, ये जो दोनों पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और स्टीम पावर प्लांट, ये दोनों पीक हैं या ये दोनों बेस और पीक दोनों हैं? इस under these conditions we are using them as base load power plants and peak load power plants। मतलब ये दोनों मैंने आपको कितना बताया काम कर कि जब सकते हैं? आपके पास बहुत सारा वाटर है रिवर में, उसमें फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आप क्या करेंगे, आपकी कैपेसिटी ही 20 मेगावाट, 20 तो ज्यादा है ही नहीं ना। अगर आपकी बहुत ज्यादा होती कैपेसिटी 40 मेगावाट होती तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक को ही चलाते हैं, सही। बात समझ गए ना। जी लेकिन सर। उतनी कैपेसिटी है नहीं, 20 मेगावाट की है। इसको सही। फिर आप क्या करते हैं, इसको फुल आप 24 आवर चलाते हैं, बाकी जो पीक आवर्स के दौरान फिर आप स्टीम का चलाते हैं, ताकि आपकी जो है पावर जो है आपको एक चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले। लेकिन सर्दियां हैं फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास पानी की क्वांटिटी बहुत कम है पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तरबेला की जो कैपेसिटी अब थोड़ी सी उन्होंने इन्हांस की है, पहले आज से 2-3 साल सम टाइम एगो इट्स कैपेसिटी वाज 1000 मेगावाट, ठीक है। तो सर्दियों में ये कोई 500 मेगावाट से ज्यादा जनरेट ही नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? जी तो इसकी सर। कैपेसिटी कम हो जाती है। तरबेले की कैपेसिटी मेरे ख्याल में 1000 और 1500 के दरमियान आ जाती है, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है सर्दियों में। गर्मियों में पानी को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो तो ज़ाया हो जाएगा ना, रिवर में से चला जाएगा, आपकी डैम की स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी है नहीं,
तो आपकी बेसिकली जो फ्लोइंग वाटर है उसके थ्रू आपकी एनर्जी जा रही है सी में, ज़ाया कर रहे हैं आप, यू आर वेस्टिंग यूर एनर्जी। तो उसमें तो हमारी कोशिश हमेशा यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें सी के रिवर के वाटर में से। सही। ठीक है, लेकिन सर्दियों में आपके पास यू डोंट हैव द वाटर। ठीक है, तो उसमें फिर आप स्टीम को आप फुल पे चलाएंगे, और उसके बाद फिर जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको एज ए बेस, उसको फिर आप पीक लोड पावर सर प्लांट ये के तौर पे स्टीम फुल ऑपरेट। पे चल सकता है, पीक और बेस जी, दोनों? स्टीम फुल पे चल सकता है? स्टीम को आमतौर पे बेस लोड के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको फिर यह पे ये है ना कि आपको रनिंग कंडीशन में रखना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। सही सही, जिस आमतौर तरह पे तो कोल स्टीम फायर पावर प्लांट है। प्लांट्स जो होते हैं इट टेक्स टाइम। ठीक है, सही सही 5 से 6 घंटे 8 घंटे उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, सही है सर। क्योंकि आप फ्यूल कोल को इंजेक्ट करते हैं। आप अपने घर में भी अगर लकड़ी से चाय बनाना चाहें, तो खाना पकाना चाहें जो गांव में रहते हैं, ठीक है, हमारे गांव में अभी लकड़ी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो चाय बनाने के लिए भी आप लकड़ी डालते हैं, उसको आप माचिस दिखाते हैं, फिर आग जलती है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, आप अपने फुल उसमें आने में, तो यहाँ पे तो स्टीम पावर प्लांट्स में मेगावाट्स की आप बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू इंजेक्ट द कोल, और उसके बर्निंग होगी, और उसके बाद स्टीम प्रोड्यूस होगी, फिर टरबाइन आपका चलेगा। सही है सर, ठीक है, समझ गया। so here we have interconnection of power stations है, रिवर रन ऑफ रिवर पावर प्लांट से बेस लोड, अगर ये इंटरकनेक्टेड है आपस में सारे, तो जो लोड मैनेजमेंट है, स्केजुअलिंग है, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स, उसको हम रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स वो होते हैं उसमें कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, रिवर है, रिवर के साथ आपने लगाया है, तो उसमें तो आपकी हमेशा कोशिश होगी उसमें से मैक्सिमम पावर जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करें। आप 24 आवर उसको चलाते रहते हैं, बेशक इसकी पावर में भी 24 आवर कम ज्यादा भी होती रहे, लेकिन आप चूंकि आपने स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं इसमें, तो आपकी ख्वाहिश ये होती कि जितना जितना उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे जनरेट करवाते हैं। न्यूक्लियर सो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट जिसमें स्टोरेज नहीं है उसको हमेशा बेस लोड के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बेस लोड होगा, इसकी पावर को हम बहुत ज्यादा वेरिएशंस उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। विद पॉन्डेज, पॉन्डेज का मतलब ये है कि इसमें आपने थोड़ी सी आपने स्टोरेज भी दी है। ठीक है, हाई रिजर्वायर, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह तरबेला है, मंगला है, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो पानी जो जाया हो रहा है, जब आपके पास हाई फ्लड सीजन है, मूनसून का सीजन है, उसमें जो रिवर में जो पानी जाया हो रहा है उसको आप स्टोर करते रहें। ठीक है, उसके बाद आपके पास बहुत सारा पानी स्टोर है, और उसके बाद फिर आप उस पानी को एक खास क्वांटिटी में आप रिलीज करते रहें। ठीक है, और उसके बाद अगर बहुत बड़ा रिजर्वायर है, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, तो एक खास कांस्टेंट अमाउंट में आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहे, तो ये बेस लोड पावर प्लांट होगा बेसिकली। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट है बोथ बेस लोड और पीक लोड। पॉन्डेज विद स्मॉल स्टोरेज, इसमें पॉन्डेज का मतलब ये कि इसमें भी छोटी सी आपने एक लेक बनाई है, लेकिन एक स्मॉल स्टोरेज है, मे बी जिस तरह मैंने आपको गाजी बरोथा की बात की, इसमें वेरी स्मॉल स्टोरेज दिया, बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे उसमें से कोई 5-6 यूनिट्स वो ऑपरेट करवाते हैं, बाकी जो पानी जो गाजी बरोथा का जो कैनाल है उस पर आता है, उसको फिर वो स्टोर करते हैं उन लेक्स में। ठीक है, स्मॉल पॉन्डेज, उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है बहुत ज्यादा स्टोर करने की। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन द नाइट जो पीक आवर्स आते हैं उसमें फिर उसको आप बाकी उन लेक से आप वाटर को रिलीज करते हैं, और जो रिमेनिंग जो टर्बाइंस हैं उनको आप ऑपरेट करवाते हैं, एंड यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन देयर इज पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी पढ़ा होगा। दीज आर पीक लोड पावर प्लांट। पंप स्टोरेज की खूबसूरती यह है कि ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, ठीक है, पंप स्टोरेज को आप बैटरी समझ लें, जिस तरह बैटरी में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं ना, तो ये पंप स्टोरेज पावर प्लांट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी बैटरी के तौर पे एक्ट करते हैं। ड्यूरिंग द डे जनरली आपके न्यूक्लियर, जैसे कि मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है ये हर वक्त चलते रहें। ठीक है, हर उनको बंद नहीं करते, न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप शट डाउन नहीं करते, चलाते रहते हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद डिमांड बहुत कम है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रिसिटी तो इनमें से आ रही है, ठीक है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, तो आप ये करते हैं ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, ये जो पंप स्टोरेज है उसमें 2 लेक्स होती, एक पहाड़ी है फॉर एग्जांपल,
एक इसके बेस पे एक लेक हो गई, इसके टॉप पे हो गई। ठीक है, तो बेस से आप वाटर को, या बेस पे एक रिवर है पहाड़ी के नीचे, ठीक है, वैली में रिवर है, तो उसमें रिवर से आप पंप की मदद से आप पानी को आप पंप करते हैं अपर स्टोरेज पे। अपर एक लेक है, आर्टिफिशियल हो सकती है, उसमें ऑफ पीक आवर्स में आपने वाटर को आपने पंप किया, अपर अपर स्टोरेज पे आपने ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ली, एनर्जी आपने ले ली, उसको आपने अपर उसमें स्टोर किया, एंड ड्यूरिंग पीक आवर्स जो आपने ऊपर पानी स्टोर किया है उसको आप रिलीज करते हैं और वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये जो जनरेटर है, टरबाइन है, दिस इज बाई डायरेक्शनल, और दिस जनरेटर इट एक्ट्स एज ए मोटर एज वेल एज ए जनरेटर, पंप के तौर पे एक्ट करता है। ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स दीज पंप स्टोरेज के जो सिस्टम्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ये ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और पीक आवर्स में ये फिर उसको एनर्जी को फिर ग्रिड से एनर्जी ले लिया और उसको पानी को जब नीचे लेक से ऊपर वाली लेक में या नीचे लेवल से रिवर से ऊपर वाले रिवर में स्टोर करते हैं, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो ग्रिड से आपने ली थी उसको आपने किस फॉर्म में स्टोर किया? इट इज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। नीचे से आपने ऊपर लिफ्ट कर दिया ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपने स्टोर किया है। ड्यूरिंग पीक आवर्स उस पानी को आप रिलीज करते हैं, बेसिकली उस पोटेंशियल एनर्जी को दोबारा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? और द इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारे ज़हन में तो ये होता है कि इस तरह तो एनर्जी बहुत सारी जाया होती होगी, ऐसा नहीं है। ये जो पावर प्लांट्स है इनकी एफिशिएंसी आप समझ लीजिए कोई 75%, 70%, 75%, इवन मोर देन दैट, दे आर हाईली एफिशिएंट। इनका फायदा क्या है? बैटरीज, और इनमें ये फर्क है कि आपने ग्रिड को सपोर्ट करना है पीक आवर्स में। आपने 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी आपने पीक आवर्स की डिमांड को मीट करनी है, 1000 मेगावाट की पीक आवर की डिमांड है, तो आप इतनी बैटरी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैटरी आप नहीं रख सकते हैं। उस एनर्जी को ऑफ पीक आवर्स में जो आपके पास सरप्लस एनर्जी है उसको आप उनमें स्टोर करें और पीक आवर्स में उनको सप्लाई करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बैटरीज की एफिशिएंसी भी ऑफ कोर्स 70%, 75%, 80%। फिर केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, चार्जिंग चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, so many things are there, so that is very 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 costly solution। जो पंप स्टोरेज है इसका फायदा यही है कि इसमें ऑफ पीक आवर्स में आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेते हैं सरप्लस एनर्जी जो है, और पीक आवर्स में फिर उसी एनर्जी को आप दोबारा सप्लाई करते हैं। तो बहुत बड़ी बैटरियां हैं, और ये आपने हाइड्रो के लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा, मे बी वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल में कोई 400 गीगावाट से ज्यादा ये पंप स्टोरेज कैपेसिटी के पावर प्लांट्स सारी दुनिया में लगे हुए हैं, ये ऑपरेट हो रहे हैं। मेरी कोई डॉक्यूमेंट से मेरी नज़र गुजरी थी, मेरी नज़र से कोई डॉक्यूमेंट गुजरा था, ये जो मारगलम में कोई इस तरह की कोई उसके पीछे मेरे ख्याल में कोई रिवर है, कोई स्ट्रीम है, ठीक है, वहाँ से पानी लाके और यहाँ पे इस तरह का कोई पंप स्टोरेज की कोई फिजिबिलिटी स्टडीज आप समझ लें या आइडिया समझ लें, it is in the pipeline of maybe WAPDA or something like that, because उसकी जो आउटलाइन है पावर प्लांट की, ठीक है, वो मेरी कहीं नज़र से गुजरी थी। देन ऑफ कोर्स डीजल पावर प्लांट्स हैं। डीजल पावर प्लांट्स को हम पीक लोड पावर, दे विल बी ऑलवेज पीक लोड पावर प्लांट्स, बिकॉज डीजल पावर प्लांट्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन पीक लोड पावर प्लांट्स की सबसे अच्छी बात यह है, ये डीजल पावर प्लांट से दे आर डीजल, अगर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की खरीदने की बात करें तो ये आप खरीदते हैं, इनकी इनिशियल कास्ट जो है, इंस्टॉलेशन कास्ट है, इनिशियल कास्ट है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत कम होती है, लेकिन इनका फ्यूल बड़ा एक्सपेंसिव होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप बहुत बड़ा डैम बनाते हैं, जब डैम बनाते हैं तो दैट इज डैम बनाना बहुत एक्सपेंसिव है। फ्यूल इज वेरी चीप, but the cost on the construction of the dam, installation of generators at some remote location for example, ठीक है, that is very very expensive। उसको हम fixed cost कहते हैं, installation cost है, ठीक है, feasibility studies है, उसकी cost होगी, ठीक है, design cost है। so लेकिन ये जो डीजल पावर प्लांट्स हैं, डीजल जनरेटर्स हैं, ठीक है, कहीं से आप खरीद के ले आते हैं, just you bring those generators and you install and you start operating them, ठीक है। सो उनकी जो कास्ट है उस लिहाज से उनकी कास्ट कम है, इंस्टॉलेशन कास्ट बहुत कम है, फिक्स्ड कास्ट बहुत कम है, लेकिन उनकी जो फ्यूल कास्ट है दैट इज एक्सपेंसिव। गैस टर्बाइंस हैं, गैस टर्बाइंस दे आर आल्सो यूज्ड एज पीक लोड पावर प्लांट्स, लेकिन गैस टर्बाइंस आजकल हम बेस लोड पावर प्लांट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। गैस टर्बाइन्स की बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी पावर को आप बहुत जल्दी आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डीजल पावर प्लांट्स की अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी, जस्ट यू पुश ए बटन फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट विल आफ्टर मे बी फ्यू सेकंड्स, ठीक है, फ्यू मिनट्स, दे विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रिड में अगर बड़ी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चेंज हो रही है तो दे आर वेरी गुड लोड फॉलोअर्स। ग्रिड की डिमांड को बड़े अच्छे तरीके से वो फॉलो करते हैं, मीट करते हैं। इज इट क्लियर? तो इनको पीक लोड, गैस टर्बाइन्स हैं, उनको पीक लोड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस लोड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल लोड, जैसे कि हमने बताया कि ये जो बेस लोड, पीक लोड पावर प्लांट्स हैं, उनमें लोड वेरिएबल होता है, उनके लोड को आपने कम ज्यादा करना होता है। ऑफ कोर्स देयर आर गवर्नर सिस्टम, गवर्नर मैकेनिज्म which is there with these power plants, they sense जब भी लोड डिमांड कम होती है, हमेशा याद रखें, जब भी डिमांड कम होती है, जनरेशन पावर प्लांट सारे ग्रिड के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, जनरेशन और डिमांड आपस में हमेशा मैच होती है। देयर इज वट एवर द जनरेशन इज देयर इज ऑलवेज डिमांड, ठीक है। डिमांड किसी वजह से कम हो गई, अब जनरेशन को तो हमारे जो गवर्नर मैकेनिज्म है, जनरेशन को फिर डिमांड कम हो जाए, जनरेशन को कम करता है। इसको कैसे पता चलता है जनरेशन कम हो गई है? ठीक है, जब डिमांड कम हो जाए, तो अभी जनरेशन को तो आपने कम नहीं किया है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो जनरेटर्स की स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ती है? जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी फ्यूल में से आ रही थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वाटर के ऊपर से जो फ्लो कर रहा था उसमें से आ रही थी, वो कहाँ जा रही है? It goes into the kinetic, it stores in as a kinetic energy of the shaft of the generators, rotors of the generators, उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। और शायद ये जो फार्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 into I into ओमेगा स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा मिसमैच है जो एनर्जी में, जो सरप्लस एनर्जी है वो वहां पे स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और उनकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है, सिस्टम की जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी। जो हमारा गवर्नर मैकेनिज्म है वो बेसिकली चेंज इन द फ्रीक्वेंसी में एक वेरी स्मॉल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज देयर। इसको ये हमारा जो गवर्नर मैकेनिज्म है उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज मिसमैच इन डिमांड एंड लोड, डिमांड एंड जनरेशन। तो इसका मतलब है जनरेशन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? It is being stored in the as a kinetic energy of the rotors of the generators। अब जो गवर्नर मैकेनिज्म है फिर वो क्या करेगा? जो फ्यूल की इंजेक्शन है उसको, चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ये फ्यूल की इंजेक्शन को कम करेगा। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो किसी वाल्व की मदद से वाटर की जो क्वांटिटी है जो टरबाइन की तरफ आ रही है उसको रिड्यूस करना शुरू कर देगा, ताकि कम एनर्जी, लेस वाटर इज देयर, लेस फ्लो ऑफ वाटर इज देयर। पावर आपने देखा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की जो पावर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इनटू Q, फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। H इज फिक्स्ड, हेड इज फिक्स्ड, सो Q को आप थोड़ा सा कम करेंगे तो इस पावर प्लांट की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की आउटपुट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ताकि ये दोनों आपस में मैच कर जाए। इज इट क्लियर? So generator must take up or shed load quickly without causing variations in voltage and frequency when load varies। load vary हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों में चेंज आ जाएगी। अगर आपके जनरेटर्स बहुत फास्ट रिस्पांस नहीं करते हैं, जो उसकी जनरेटर की जो इनपुट एनर्जी को थोड़ा सा जल्दी कम या ज्यादा नहीं करते हैं, अगर लोड में वेरिएशंस हैं, तो इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आ जाएंगी, वोल्टेज में वेरिएशंस आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड को आपने क्विकली मीट करना है तो ऑफ कोर्स देन देयर विल बी ऑलवेज टाइम लैग। जब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो आपका जो गवर्नर सिस्टम है उसको पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो फिर वो वाल्व्स को थोड़ा सा बंद कर देगा, ताकि वाटर की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल कम हो जाए फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेकिन ये सारा स्पीड ऑफ लाइट से ये सारी एक्टिविटीज नहीं होती है, इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम, देयर आर ऑलवेज सम लेग्स, ठीक है। सो उसके अलावा फिर ये भी है कि लोड अगर आप चेंज कर देंगे, मसलन एक पावर प्लांट है, ठीक है, डीजल इंजन है फॉर एग्जांपल, ये 5 मेगावाट का डीजल इंजन आपने कहीं इंस्टॉल किया है, अगर इसको आप 1 मेगावाट पे आप चलाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होगी, इसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर होगी। जिसके लिए आपने डिजाइन किया है, जिस लोड के लिए,
it is designed, it operates the best at that particular load. For other loads its performance is poor. उसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लें, आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, या आपकी मोटरसाइकिल है फॉर एग्जांपल, दे आर always designed to perform the best at a certain speed. अगर आप अपनी कार पे लाहौर जाते हैं मोटर वे पे 120 की स्पीड पे, तो इसकी एफिशिएंसी पुअर होगी। और इसी तरीके से अगर आप शहर के अंदर चलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फिर भी इसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ये आमतौर पे गाड़ियां जो हैं, कारें हैं, ये प्रॉबेबली हर कार का अपना होता है, लेकिन जनरली ये 70 टू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप चलाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट होती है। ठीक है, बाकी स्पीड्स पे इनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी स्पीड्स पे जो पर यूनिट एनर्जी जो जनरेट करने की जो फ्यूल इस्तेमाल कर, मसलन 1 मेगावाट पे अगर एक डीजल पावर प्लांट चल रहा है, जबकि ये 5 मेगावाट कैपेसिटी का था, 5 मेगावाट पे इसकी बेस्ट इसकी पावर आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 1 मेगावाट पे ऑपरेट कर रहा होगा तो ये ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। 5 मेगावाट पे अगर इसको ऑपरेट करवा रहे हैं तो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो फ्यूल कंज्यूम करेगा ये लेस होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो आप ये चीजें भी देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड डीजल सेट्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू लोड वेरिएशंस while overall response of steam stations is comparatively slow. Variable load conditions also create operating problems. जब लोड, जाहिर है लोड इज नॉट ए कांस्टेंट, आइडियली स्पीकिंग कांस्टेंट लोड ये एक जबरदस्त एक सिचुएशन है। ठीक है, तो ये इतनी जबरदस्त सिचुएशन प्रैक्टिकल उसमें होती नहीं, सारा दिन लोड फ्लक्चुएट करता रहता है। इज इट क्लियर? सो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। प्रिपेयरिंग, आपको लोड वेरी कर रहा है तो पहले से आपको एक दिन पहले शायद आपको प्लान करना पड़ेगा, स्केड्यूल करना पड़ेगा कि आपने अगले दिन कोई 2 बजे के करीब आपने कौन सा जनरेटर आपने ऑन करना है, 5 बजे आपने किस जनरेटर को आपने ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है, सो ऑन उसको आपने ऑपरेट करवाना है। तो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर गर्मियों के लिए ऑफ कोर्स अगला दिन बहुत गर्म है तो फिर आपको, अगर आपका वेदर कंडीशंस ऐसी है कि आपकी प्रेडिक्शन मिलती है कि कल जो है ना आज के मुकाबले में बहुत गर्मी होगी, तो पहले से आप फोरसी करते हैं कि कल जो एसी जो है शायद बहुत ज़्यादा ऑन हो जाए इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, तो शायद लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस टाइम ड्यूरेशन पे, तो एक दिन पहले, चंद घंटे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि उस टाइम पे हमने इस तरह का इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है, इस तरह का जो जनरेशन कैपेसिटी है, हमने ग्रिड के साथ कनेक्ट करनी है। इज इट क्लियर? तो ये सारी प्लानिंग, लोड मैनेजमेंट है, ये पहले से ही कर देते हैं। और लोड इसी तरीके से आपने रिजर्व को, आपने जिस तरह कोल फाइड पावर प्लांट है तो अगर आपने इसको एज ए पीक लोड पावर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल करना तो पहले से आपने इसको टर्न ऑन करके आपने स्टैंड बाय कंडीशन में आपने रखना है, ताकि जिस टाइम पे डिमांड आ जाए तो उस टाइम पे आप इसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम इसको रेडी करने में। इसको डायरेक्ट आप ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम फॉर इट टू ब्रिंग इट्स फुल पावर। ठीक है, स्पिनिंग रिजर्व है एट स्टीम स्टेशंस, इट इज आल्सो नेसेसरी टू कीप सम बॉयलर्स। स्टीम पावर प्लांट है उसमें स्पिनिंग रिजर्व, बॉयलर्स एंड रेडी टू टेक अप लोड। कुछ बॉयलर्स को जहां से स्टीम प्रोड्यूस होती है उनको आप पहले से तैयार करके रखते हैं, जब लोड बढ़ना शुरू हो जाए तो उनसे स्टीम जनरेट करवा लें, उसके बाद पावर प्लांट्स को आप रन करें। तो इसका मतलब है बॉयलर्स को आप बैकअप कंडीशन में, आप रनिंग कंडीशन में रखते हैं। तो इसका मतलब है वो पावर प्लांट सप्लाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपने पीक लोड डिमांड को मीट करने के लिए एक आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है आप रनिंग कंडीशन में रखते हैं, तो देयर विल बी सम स्टैंड बाय लॉसेस एज वेल। बेस लोड, फिर हमने बताया कि बेस लोड, पीक लोड जो है उसके लिहाज से फिर अगर हमने अपनी कास्ट को कम करनी है, बेस्ट तरीके से हमने अपने सिस्टम को ऑपरेट करवाना है, तो हमने देखना होगा बेस लोड पावर प्लांट से हम कौन से पावर प्लांट्स रखें, पीक लोड पावर प्लांट से हम कौन से रखें। हमेशा देखिए, कोई भी आपका कोई बिजनेस है, हर जगह पे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इज इट इज द मनी दैट यू अर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक्सपेंसेस हो और ज्यादा से ज्यादा हम पैसे बचाएं। ठीक है, ये कोई भी बिजनेस हो, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है ये भी एक बिजनेस है।
इसमें लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उसमें भी यही कोशिश होती है कि हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें और कम से कम आपके एक्सपेंसेस हो। तो उसको फिर मीट करने के हम यही करते हैं कि हम ऐसे पावर प्लांट्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम चलाएं एज ए बेस लोड पावर प्लांट्स जिनकी कास्ट बहुत कम हो, जनरेशन कास्ट बहुत कम हो, और जो जिनका फ्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है उसको फिर उस टाइम पे चलाएं जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखिए, डिमांड को मीट करने के लिए आप बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स बना के रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक पावर प्लांट है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, इसकी 1200 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि हम 1200 मेगावाट टोटल है, मैक्सिमम डिमांड ये है, 1200 मेगावाट का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा के इसको मीट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आवर डिमांड इज लेस देन 800 मेगावाट फॉर एग्जांपल। तो दिन में कोई 1-2 घंटे होते हैं जिसमें इसकी डिमांड अचानक शाम के वक्त कोई 400 मेगावाट 800 मेगावाट के ऊपर आ जाती है, बट सारा दिन कोई 22 आवर्स है, डिमांड इज ओनली लेस देन 800 मेगावाट, ओनली फॉर 2 आवर्स your demand is 1200 मेगावाट, 800 मेगावाट से ज्यादा है। तो ये तो एक सिर्फ 2 आवर्स की डिमांड को मीट करने के लिए एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाना, ठीक है, तो वो कोई मुनासिब नहीं हो। इसके बजाय आप कुछ इसी तरह के डीजल जनरेटर्स है, गैस टर्बाइंस है, जिनकी इंस्टॉलेशन कास्ट बहुत कम है, ये बहुत कम स्पेस लेते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंजीनियर्स नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा इसको जब आप ऑपरेट करवाते हैं तो इसको बेहतरीन तरीके से आप इनको ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप रादर देन हैविंग 1200 मेगावाट के एक बहुत बड़े पावर प्लांट को लगाने के बजाय आप 800 मेगावाट के एक पावर प्लांट को लगाएं, और जो 200 मेगावाट जो 400 मेगावाट जो कि अगर हो तो ओनली फॉर 2 आवर्स, उसके लिए फिर एक पीक लोड पावर प्लांट लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ऑफ कोर्स यू डू द कैलकुलेशंस, डिजाइनिंग है और ये सारी प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आप पहले से कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप अपना जो है लोड की स्केड्यूलिंग करते हैं, फिर अपने जनरेटर्स को कनेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो गोल हमेशा यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने अर्न करना है और कम से कम आपके एक्सपेंसेस हो। सो आई थिंक दिस इज इनफ। जी तैमूर। जी सर, इनफ है। इनफ है, ठीक है, ठीक है, चले, ज़बरदस्त हो गया। तो कितने स्टूडेंट्स तो बहुत कम आ रहे हैं यार, 9 है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके कहीं से कोई रिकॉर्ड भी मुझे मिल सकता है कहीं साथ साथ, किस मीटिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स थे, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं सेव होता है या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं होता सर, बस यही में अच्छा, लिखे इनके नाम आ रहे हैं। थोड़ा सा हाजिरी की भी एक्टिविटी शुरू कर लेना। जी सर, आपको लिस्ट भेज दूंगा। हाँ, लिस्ट आपको फिर दे देंगे। तो चले, ये तो अच्छा हो जाएगा। चले, आई मेरे ख्याल में आई ट्रस्ट यू। सर असल में कुछ बच्चों का ना इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू होता है। अभी वो एक लड़के का मैसेज आया था, तो चले कोई मसला नहीं, उनको हम रिकॉर्डिंग फिर प्रोवाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो रिकॉर्डिंग हो जाती है कहाँ पे, कैसे करते हैं आप? सर मैं सॉफ्टवेयर से करता हूँ रिकॉर्डिंग, मैंने कर लिया रिकॉर्डिंग। सिर्फ आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं सर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब मुकम्मल जॉब पढ़ा रहे हैं और सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, जरा मुझे भी जरा भेज दें। कैसे भेजेंगे? सर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपको मिल जाएगी। अच्छा, चले, ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं ज़रा देखूँ कि कैसी रिकॉर्डिंग आती है। जी सर, ठीक है। अच्छा, चले, ये तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब हम ये करते हैं, कल भी एक क्लास रखते हैं ना? सही है सर, 10 बजे ठीक है। तो बस टाइम थोड़ा सा मैं कल बताऊंगा। मुझे मेरे असल में बच्चे, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, बच्चे कराची गए हुए हैं ना, वो जो वाइफ के ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो कल बच्चों ने आया ना, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग्स का पता नहीं है किस टाइम पे वाइफ की फ्लाइट है, तो मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद फिर मैं रिंग करके मैं उनसे टाइम पता करता हूँ। अगर मॉर्निंग टाइम पे मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा तो फिर हम इवनिंग टाइम पे रखेंगे, अगर इवनिंग टाइम पे जाना तो फिर मॉर्निंग टाइम पे रखेंगे। सर ऐसा टाइम रखिएगा कि दरमियान में नमाज ना आए, बस। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, ठीक है। बाकी चले बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जरा थोड़ा सा मुझसे भी शेयर कर ले, मैं जरा देख लूँ। सही है सर, बस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना के करता हूँ आपको। जैसे इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह आप लोगों को तो मेरे बोलने से, क्योंकि ये इंटरेक्टिव उस तरीके से नहीं है ना, बोर्ड में बंदा कोई इस्तेमाल करता है, मार्कर इस्तेमाल करता है, आपके सामने होते हैं, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन जो होते हैं, कोई समझ रहा होता है तो टीचर बड़ा एंजॉय कर रहा होता है कि यार इसको समझ आ रही है, तो
आप वैसे ही मोरली काफी जो है ना काफी बूस्ट हो जाता है बंदा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि बिल्कुल मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं एक दीवार के सामने बैठा हूँ और दीवार के साथ बोल रहा हूँ, तो उसमें फिर कम्युनिकेशन, बोलने का वो जो चीजें हैं वो भी वो जो एक ऑर्डर और एक तरतीब की जिसकी हम बात करते हैं, एक फ्लो की बात करते हैं, वो फ्लो भी नहीं बन रहा है। तो एनीवे मजबूरी है, क्या करें। तो जी सर। इंशाल्लाह आप लोग आएंगे तो उसमें कुछ फिर आखिर में कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल्स के कुछ क्वेश्चंस हम आखिरी 6 वीक्स के लिए रखेंगे, ताकि आप लोग आ जाए तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा हम दें। करवा सकें। ठीक है सही ना? है सर। चले, गुड लक बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक ओके यू वेरी सर, मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।